अगर 100 रुपए का फ़ोन बनता है, कितने कितने रुपए किस में लगते हैं? कैमरा मॉडल्स होती है, मेमोरीज होती है, डिस्प्लेज होते हैं। 70 to 75% दिस आर द मेजर कंपोनेंट्स व्हिच कवर्स अप एवरीथिंग। बाकी का 20% सब छोटे। इंडियंस का डेटा है जो बाहर जा रहा है, तो क्या होता है इससे? मोर देन 50-60% ऑफ द एप्स व्हिच आर फॉर फ्री, वो सारे आपके डेटा लेते हैं और अनऑथराइज्ड वे से यूज भी करते हैं। मैं एक कस्टमर हूँ, 5,000 रुपए में बढ़िया फ़ोन चाहिए। उनके 3-4 बड़े पेन पॉइंट्स होते हैं कि एक, मैं सेल्फी अच्छा ले सकूँ, सेकंड होता है कि मेरी बैटरी लाइफ अच्छी चले, थर्ड है कि फ़ोन कभी हैंग नहीं होना चाहिए। दिस आर द बेसिकली कंज्यूमर पेन पॉइंट्स बिलो 10,000 रुपीज। क्यों ऐसा सब बोलते हैं? अब की नेक्स्ट जो गोल्डन एरा है वो इंडिया का है। पूरे दुनिया में 1200 से 1500 मिलियन हैंडसेट्स बिकते हैं। जो ये पूरा स्केल है उसमें बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो चाइना और ताइवान का है। ये दोनों कंट्री को अगर आप पकड़ते हो तो टोटल $900 बिलियन का एक्सपोर्ट्स होता है। इंडिया अभी अराउंड 28-30 बिलियन पे बैठा हुआ है। अगर वो 900 बिलियन में से अगर आप 20% भी ट्रांसफर होता है तो भी हम कम से कम $200 बिलियन की इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट्स की इसमें बन जाएगी। लोग अपनी बजट से बाहर फ़ोन क्यों खरीदते हैं EMI पे? क्या आपको पता है कि आपके फ़ोन में से आपका डेटा, जैसे आपके फ़ोटोज़, चैट्स, ब्राउज़र हिस्ट्री, लोकेशन, यहाँ तक कि आपके फिंगरप्रिंट्स भी मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। आपके फ़ोन जिस सिस्टम पे ऑपरेट होते हैं वो इंडिया में नहीं बना है, इसीलिए आपका डेटा सिक्योर नहीं है और उसे बिना आपके कंसेंट के सेल किया जा रहा है। आज के हमारे गेस्ट हैं माधव सेठ, CEO ऑफ AI प्लस स्मार्टफोन और रियलमी के फॉर्मर CEO, जिन्होंने एक ऐसा इंडियन स्मार्टफोन बनाया है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में बना है। आज हम उनसे जानेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन बनता कैसे, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, इंडियन स्मार्टफोन यूज़र्स की डिमांड क्या होती है, चाइना में सब सस्ता क्यों बनता है, ग्लोबल स्केल पे अभी तक कोई इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड क्यों नहीं पहुंचा, और एक टेक्नोलॉजी बिजनेस ज़ीरो से कैसे स्टार्ट हो सकता है। और उनका ये मानना है कि जो 20,000-25,000 के फ़ोन्स में फ़ीचर्स होते हैं वो इंडिया में ही बना के 5,000 से भी सस्ते में दिए जा सकते हैं। एंड इसीलिए इनकी कंपनी इस बात पे स्टैंड करती है कि वर्ल्ड के बेस्ट फीचर्स ये सस्ते से सस्ते में इंडियन यूजर्स को देना चाहते हैं। और AI प्लस स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं 8 जुलाई को 12:30 PM ऑन फ्लिपकार्ट। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। मुझे हिस्ट्री समझाओ अबाउट चाइना, कि वहाँ पर ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन कैसे आया। चाइनीज़, इट्स अ बिग कंट्री, चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री थी, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी। एंड 1970s के बाद हर 10 साल में उनकी बातें बढ़ती गई एंड टुडे वो उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड की एकदम जो सबसे बड़ी सुपर पावर है US, उसको टक्कर बोल के ना जाओ। क्या हुआ उधर? मैं आपको एक बताता हूँ। जापान 1950 से 1970s 80s तक जापान वाज अ टेक्नोलॉजी कंट्री, जहाँ पे डिज़ाइन होता था, R&Ds होती थी, ये टेक्नोलॉजी कंट्रीज थी। पर ये टेक्नोलॉजीज बनाते कहाँ पे थे 1970s के बाद में, बिकॉज जैसे जापान एक्सपेंसिव होना चालू हुआ इन टर्म्स ऑफ लेबर, तो उन्होंने वो शॉप चेंज किया टू चाइना और टू वियतनाम। तो चाइना और वियतनाम वो स्टेज पे आए कि जहाँ पे वो लोग असेंबलिंग चालू किया 1970s 1980s बैक में। गवर्नमेंट ने पिच इन किया और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया काफ़ी R&D सेंटर्स के पीछे, कंपनीज को फोर्स करके, JVs करके, लोकल कंपनीज को JVs बना के उन्होंने R&D सेटअप करना चालू किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जापान से चाइना में लेना चालू किया। ये आपने 1970s का बोला, वो एग्जैक्टली वही दौर था जहाँ पे जापान से चाइना का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ। इंटरेस्टिंग। एंड वहाँ से चाइना ने एक एक करके, वंस आप असेंबल करना चालू करते हो आप, क्योंकि चाइना वाज ऑलवेज कॉल्ड एज स्वेट शॉप। वहाँ पे चाइना में लेबर लॉज नहीं थे पहले स्टार्टिंग में, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 2000। स्वेट शॉप मतलब बेसिकली बहुत सारे ब्रांड्स को वहाँ पे एलिगेशन हुआ है US में, एप्पल को भी हुआ है, नाइकी को भी हुआ है कि दे यूज चाइना एज अ स्वेट शॉप। मतलब वहाँ पे लेबर लॉस नहीं थे, तो 24-24 घंटे काम करते थे, 11-11 महीने काम करते थे। सिर्फ उनके चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पे उनको हॉलीडेज़ मिलती थी। सो ये 11-11 महीने जो काम करते थे, नॉन स्टॉप काम करते थे, फैक्ट्रीज में ही रहते थे, सब स्टैंडर्ड कंडीशन में रहते थे। तो ये उनके लिए वो स्वेट शॉप हो जाता था। और चाइना में इसके वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चालू हुई, पीपल स्टार्टेड बिकमिंग स्किल्ड, क्योंकि ये सब बनता था वहाँ पे। और सारी कंपनी ट्रेन करती थी लोगों को वहाँ पे बनाने के लिए, कैसे बनाना है, क्या नहीं है। बाद में धीरे धीरे करके वहाँ पे लेबर लॉज आए तो थिंग्स एक्सपेंसिव बनते गए। पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को पता था ये, तो गवर्नमेंट ने स्मार्टली R&D में भी और डीप टेक में इन्वेस्ट करना साथ में स्टार्ट कर दिया था।
और कंपनीज के साथ में, लोकल कंपनीज के साथ में जेवी बना के उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करके उन्होंने किया कि कैसे करके हम लोग आगे जाके जापान को रिप्लेस कर सके फॉर R&D ऑल्सो। Nice. तो आपने जो अभी बताया कि यूएस के सामने भी चाइना ने बोल दिया कि वी आर नॉट बॉदर्ड, बिकॉज चाइना को पता है कि मैंने जो सप्लाई चेन अभी डेवलप किया है वो किसी और को डेवलप करने के लिए एटलीस्ट कम से कम डिकेड लगेगा उसको। तो उसको पता है कि डिकेड तक तो मेरा रिप्लेसमेंट है ही नहीं। अगर अभी भी आप करेंगे तो एवरीवन इज सेइंग चाइना +1 स्ट्रैटेजी। तो चाइना हटा के स्ट्रैटेजी नहीं बोल रहे, चाइना +1 स्ट्रैटेजी है, विच मीन्स कि चाइना को रिप्लेस करना अगले एक डिकेड तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट येस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर और ह्यूमन नॉलेज ट्रांसफर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। और ये कोविड के बाद में सब कंट्रीज को पता चल गया कि ये अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इज़ नॉट वन। तो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक 1970s के बाद में चाइना का हुआ था। वी हैव स्टार्टेड टेकिंग द सिमिलर इनिशिएटिव और चाइना स्टार्टेड टेकिंग 1970-1980। हमने 2010-2014 में हमने ये सब स्टार्ट कर दिया था। ओके, इट टेक्स टाइम, हर चीज़ को एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, ये टाइम लगता है। बट इवेंचुअली यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो फेस है, गवर्नमेंट एक कैटलिस्ट है विच इज़ पुशिंग, बट इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों करेगी? क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पे 80% तो कंट्रोल बाय चाइनीज है स्मार्टफोन ब्रांड्स के अंदर। तो वो उनकी लॉयल्टीज कहाँ पे रहेगी? चाइना में। तो इंडिया में तो रहेगी नहीं। तो फिर वाई वुड दे ट्राई टू इवन पैच आउट दैट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया अनटिल अनलेस इट इज़ अ फोर्स। गवर्नमेंट फोर्स कर दे उसको यहाँ की, अगर हम आपको ये नहीं करेंगे तो हम आपको यहाँ पे बिजनेस, दिस इज द वे यू हैव टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट जैसे जैसे लाइंस बना रही है बिजनेस के, वैसे वैसे वो लोग बिजनेस को कर रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, चाइना स्किल मैन पावर और इंडिया सेमी स्किल मैन पावर के कॉस्ट के डिफरेंस, मैं आपको टेक्नोलॉजी कॉस्ट के डिफरेंस में बोलूँ तो 1/5 का कॉस्ट डिफरेंस है। सो चाइना इज एक्सपेंसिव ऑन मैन पावर कॉस्ट। अगर हमको लगे कि चाइना सस्ता है, चाइना इज नॉट सस्ता, बट चाइना वॉल्यूम्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल में खेलता है। उसके पास चाइना सस्ता क्यों है? बिकॉज ऑफ द नेगोशिएशन पावर विद द वेंडर्स। जहाँ पे ब्रांड होगा वहाँ पे आप जाके नेगोशिएट करोगे। अगर आप वॉल्यूम्स की बात करोगे तो आपका स्केल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आएगी तो आपका कॉस्ट कम होगा। तो उनका रॉ मटेरियल लाइक द रॉ इज चीपर फॉर देम। हाँ, रॉ मटेरियल चीपर है। फिर साथ में उनके लिए क्या हो जाता है कि वंस आप सारा नेगोशिएशन करते हो तो उनको फैक्ट्रीज भी वहाँ पे डलवाते हो, उनको इंसेंटिवाइज करते हो, तो साथ में इंसेंटिवाइजेशन भी है उनके लोकल गवर्नमेंट्स का फॉर सर्टन इंडस्ट्री। जैसे हमारे यहाँ पे PLI बेनिफिट्स है, उधर भी PLI बेनिफिट्स है। सो ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट उनको भी दे रही है कि चाइनीज़ कंपनीज को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए या कैसे भी आगे एक्सपैंड करने के लिए। हेंस चाइना हैज़ बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम लास्ट 20-30 ईयर्स। तो इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बट इट विल टेक सम टाइम। बट वाज द कल्चरल डिफरेंस? कल्चर मतलब एक चाइनीज़ कंपनी में काम करते हो तो वो लोग क्या क्या बिलीव करते हैं, कैसे उधर वर्किंग एनवायरनमेंट होता है? हाँ, सी बिकॉज आई हैव हर्ड कि बहुत ही फोकस, डिसिप्लिन, टाइम के हिसाब से वो काम करते हैं और बहुत लाइक यू कुड सी स्मॉलेस्ट एम्प्लॉय से लेके द CEO तक एवरीबडी इज एक्सट्रीमली फोकस और बहुत काम करते हैं। दैट्स मोर ऑफ अ जापानीज एंड अ कोरियन कल्चर। चाइनीज़ मैंने जो स्मार्टफोन इकोसिस्टम देखा हुआ है उसमें तो मुझे आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग लाइक इंडियंस ऑल्सो। वो लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग है। दे विल ऑल्सो वर्क फॉर 12 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स, वेरी डेडिकेटेड। बट दे आर एक्सट्रीमली, आई वुड से कि दे वुड लाइक टू वर्क इन अ क्लोज ग्रुप, साइलोज में काम करते हैं कि उनको बाहर अपना पावर किसी को देना नहीं है, या तो टीम को नहीं देना है, कैसे भी नहीं देना है। पर उनको इंडियंस हैव जस्ट बिकम इन, एटलीस्ट मैं आपका स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडियंस यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकली पपेट्स है जिनके हाथ में कोई अथॉरिटीज़ नहीं है, राइट? सो आई थिंक इंडियंस इंडिया में भी इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिसीजंस इंक्लूडिंग HR जैसे डिसीजन भी चाइना से बन के इंडिया में आते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो एग्जीक्यूशन होते हैं। तो ये सारी जो चाइनीज़ फ़ोन कंपनीज हैं वो चाइना से कंट्रोल कर रही है इंडिया मार्केट भी, एंड इधर के जो भी मैनेजरियल पोजीशन पे उनकी कुछ भी नहीं है। उनके मैनेजरियल पोजीशन के पास अथॉरिटीज़ नहीं है टू मेक अ डिसीजन, right? That is the sad part. Give me one strength of a Chinese company, one strength of India, one negative about Chinese company, one negative about India. I think strength is they are very focused, razor focused on one thing, that how do we make it happen? Very razor focused, very sharp on making that things happen. Second good point is very fast on execution. बहुत fast है execution में.
यही आई थिंक बहुत सारे, पहले टिम कुक ने भी बताया था कि अगर आप चाइना जाओगे तो स्टेडियम भर के आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, अगर आप कोई प्रॉब्लम्स लेके जाओगे तो स्टेडियम भर के लोग सोल्यूशन मिल जाएंगे। यस, विच इज़ ट्रू। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर आप चाइना में जाते हैं तो वहाँ पे सोल्यूशंस वास्ट मिल जाते हैं, आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। सो वो लोग सोल्यूशन ड्रिवन है, फास्ट है, बहुत फास्ट है, ऑन एग्जीक्यूशन साइड बहुत फास्ट है। वन थिंग अगर मैं मतलब अगर जनरल बताऊंगा कि विच आई सी एज अ वीकनेस, कि उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल कंप्लाइंसेस है, या इधर उनको ज़्यादा उनके कंप्लाइंसेस को लेके ही ज़्यादा कंसर्न है, या तो उनको लोकल कंप्लाइंसेस या तो समझ नहीं आते। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लोकल मतलब इंडिया कंप्लाइंस उनको समझ एनी कंट्री कंप्लाइंसेस, एनी कंट्री कंप्लाइंस, हर कंट्री के अपने अपने कंप्लाइंसेस होते हैं कि अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो एक तरीका होता है काम करने का। तो वो उन्हें समझ नहीं आता है कि वो बॉदर्ड नहीं है। इंटेंट is to only make sure the business happens. How it happens, none of their concern. is none of their concern. And इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और इंडिया की वीकनेस क्या है? इंडिया की स्ट्रेंथ इसकी मैन पावर है, एंड आई थिंक आज के दिन में गवर्नमेंट इज बीन एक्सट्रीमली गुड, वी कंसिडर एज अ स्ट्रेंथ, क्योंकि गवर्नमेंट इज बीन पुशिंग रियली हार्ड टू मेक श्योर कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। राइट, इट हैज़ टू हैपन, टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्किल मैन पावर का जो रेशियो है काफ़ी है। इंडिया में डेवलपर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है इसका, एंड कैन बिकम द वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट नेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, जो हाई वैल्यू आइटम है। दिस इज वन ऑफ द हाइएस्ट वैल्यू आइटम्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। Hence, I think it can become, and I think if I see currently, तो ये दो strengths मुझे strong लगती है। One is the intent from the government, second is the human capital which we have, and यहाँ पे infra भी है, which government is also providing in lot of benefit ways। कि government ने PLI कर दिया, DLI दे दिया, land subsidies देगी। Government is really pushing to make sure that probably this thing happens in India and starts exporting from India। Okay, and weakness क्या है हमारी अभी? वीकनेस अभी है कि हमारे पास यहाँ पे कोई ब्रांड्स ही नहीं है। इंडिया में एक भी ब्रांड्स नहीं है कि जहाँ पे बेसिकली हम लोग स्केल कर सके। ये मार्केट जो अगर हम लोग 5 लाख करोड़ की अगर मैं मार्केट बोलता हूँ स्मार्टफोन्स की है, 5 लाख करोड़ में 75% ऑफ द मार्केट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर 150 मिलियन हैंडसेट बिकते हैं तो 75% 80% ऑफ द वॉल्यूम्स आर डन बाय चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स। तो यहाँ पे मार्केट ही नहीं है, कोई ब्रांड्स ही नहीं है यहाँ पे। जैसे इंडियन ब्रांड्स थी ना, जैसे इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स, see they disappeared in some way. Lava is still there. Lava is still there. They have some challenges going on within the company, but they are trying to figure out. ये सब इंडियन की कंपनी थी ना? ये सब इंडियन कंपनीज है, yes, but they have ceased to exist over a period of time. They were not able to scale it up. उसका सबसे बड़ा एक ही रीज़न है कि nobody invested in deep tech। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो चाइना ने लोकल कंपनीज के साथ मिल के साथ में उन्होंने डीप टेक में इन्वेस्ट किया था। हमने क्या किया कि एक वाइट लेबलिंग ब्रांड बना दिया यहाँ पे, नीदर नेमिंग एनीवन। हमने वाइट लेबल कर दिया, हम ODM से लाते हैं प्रोडक्ट, हम यहाँ पे बनाते हैं, विच इज़ अ फर्स्ट स्टेप। पर अगर हमने वो पैसे से अगर यहाँ पे एक R&D सेंटर्स बनाते हैं और एक डीप टेक सेटअप करते हैं कि आपके फंडामेंटल वैल्यू, क्योंकि वो एक कॉस्ट है टू द बिजनेस, सो लॉट ऑफ पीपल थिंक व्हाई वी वांट टू डू इट। ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, माल इंपोर्ट करके अपना ब्रांड लगाओ और बेच दो, बट दैट इज़ गुड टू स्टार्ट, but not a fundamental for a brand to continue and sustain over a period of time. So it is not wrong, but अगर हम वही कंटिन्यू करेंगे तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कि हुआ क्या कि जो ODM इनको सप्लाई करते थे, जो ब्रांड्स का आपने नाम दिया, वही ब्रांड्स ने देखा कि ये लोग हमारा ही प्रोडक्ट इंडिया में लाके अगर बेच रहे तो इससे अच्छा हम ही डायरेक्ट इंडिया चले जाए। वो उनके ODM सप्लायर्स थे, तो हम ही इंडिया डायरेक्ट चले जाते। 2014 में जब भी मोदी जी चाइना गए थे, जब भी चाइनीज़ कंपनीज को बोला था कि आप इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए आओ, तो ये 10 साल के अंदर आई थिंक इंडियन ब्रांड्स ने अगर हमारा R&D सेटअप किया होता तो दैट वाज द विजन कि हम लोग अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे हो। लेट्स पॉज फॉर अ बिट एंड देन आप मुझे समझाओ कि ये 2014 से हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, एंट्री कैसे करी, कितने पैसे से करी, क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे ये बढ़े, चाइनीज़ फ़ोन इंडिया में आए कैसे और ये बड़े कैसे हुए? 2014 में मोदी जी ने ओपन किया
for electronic industry once he came into power. He had a very sharp vision कि electronic industry is the future, which he was right. Extremely precise कि electronic industry ही future है, और अगर यहाँ से hardware exports भी होना चालू रहता है along with the software, then it becomes one of the biggest industry over a period of time. ठीक है. उनको भी पता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने थोड़ी लीवेज दी है फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आके सेटअप करने के लिए. ठीक है. दैट लीवेज हैव बीन कंसीडर्ड एज अ लूपहोल बाय दिस कंपनीज. तो उन्होंने क्या देखा, हमने बोला कि हम आपके लिए ओपन करें, आओ हमें सिखाओ, हमारे साथ दोस्ती करो और साथ में जॉइंट वेंचर में काम करो. जॉइंट वेंचर में ये हमारा प्रपोजल नहीं था, तभी 100% हमने अलाउ किया था. अच्छा. बैक इन 2014 हमने 100% चाइनीज कंपनी को इंडिया में अलाउ किया. बट लोग तो यहाँ से हायर करने पड़ेंगे, कुछ तो होता होगा. नहीं, कुछ भी नहीं था तभी. ओके, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो. ओके, आप बस आओ हमारे देश में बनाओ. स्टेट के वो तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि आप लोकल जाओगे तो लोकल तो हायर करोगे ही करोगे. ये भी नहीं पता था कि आप लॉजिस्टिक्स भी अपने ही चाइनीज वाले लेके आओगे. ओके, टू एंड माइल लॉजिस्टिक्स भी उनकी चाइनीज कंपनीज है. ओके, ये मुझे नहीं पता. लाइक वी आर मूविंग जंप्स. ओके, वन स्टेप एट अ टाइम. ओके, तो हमने ओपन किया कि आप 100% हमारे देश में आओ. राइट. ओके, राइट. फिर क्या हुआ? 100% आप आओ तो गवर्नमेंट ने उनको लैंड सब्सिडीज दी, गवर्नमेंट ने उनको कैपेक्स सब्सिडीज दी. गवर्नमेंट उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे लैंड बनाओ. हेंस यूपी बिकम वन ऑफ द हब. नोएडा में मतलब हम लोग ने यहाँ पे लगाना चालू किया यूपी में. तो वहाँ से जब एक बार स्टार्ट किया, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट की, तो वहाँ पे एक असेंबली स्टार्ट हुआ. किड्स बाहर से आते थे, फिर यहाँ पे असेंबली स्टार्ट हुआ. बैक टू 2017-2018 यहाँ पे अभी भी असेंबली ही चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट 5 साल 10 साल का विजन देखती है कि ये कितना कंपोनेंट्स लोकलाइजेशन करेंगे. पर 2018-2019 आते आते पता चला कि इंडिया में 1 रुपये का भी टैक्स बेनिफिट तो हो नहीं रहा है. यहाँ पे इंडिया का डिमांड कंजम्पशन जो है इज बीन यूज्ड. इंडिया में 150 मिलियन स्मार्टफोन बिक रहे हैं, उसमें से 100-125 मिलियन चाइनीज फोन्स बिक रहे हैं. पर ये इंडिया को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इसके अंदर. तो इंडिया का बेनिफिट नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि आपने इंडिया के लिए क्या कर रहे हो आप. राइट ना, आप 1 रुपये का इनकम टैक्स भर रहे हो. सो इसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग का भी पॉइंट आ गया कि आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैसे कर रहे हो. वहाँ से ट्रांसपेरेंसी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम्स आ गया. हर चीज़ एक एक करके आनी चालू हुई. ठीक है. जब भी व्हेन गवर्नमेंट स्टार्टेड इंटरवीनिंग ऑन द कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट वाज नेवर अगेंस्ट एनी चाइनीज कंपनीज. लेट मी बी वेरी प्रिसाइज. गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर कि आप कंप्लायंस के थ्रू काम करो. आपको 5 साल का लीवे दिया था. दैट वाज नॉट टू ओपन अप द लूपहोल्स और उसको यूज़ करने के लिए, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर करें आप उसको, जो हुआ नहीं था. तो कमिंग बैक टू 2022-23 उन्होंने 1 रुपये का भी टैक्स नहीं भरा था. जब भी गवर्नमेंट ने पुश किया कि आप 1 रुपये का भी टैक्स नहीं भर रहे, तभी जाके उन्होंने बुक्स को थोड़ा प्रॉफिटेबल दिखाना चालू किया. इट वॉज ओनली आफ्टर द पुश. बट ये उनको कोई नहीं जानता था. मैं आपको तो 5 साल में 100 मिलियन बेचे कैसे इन्होंने? एग्जैक्टली 2014 में जब भी वो लोग आए थे, उनको पता था कि बेसिकली वो लोग एक ओडीएम मैन्युफैक्चरर थे, तो उनका वहाँ पे खुद का एक प्रॉफिटेबिलिटी था. इंडिया में उनको पता था कि ब्रांड्स भी एक प्रॉफिटेबिलिटी रख के, मार्जिन रख के बेच रहे हैं. उन्होंने यहाँ का मार्जिन पूरा जीरो करके पूरा मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर दिया. पर उनका चाइना का जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो कभी भी हिट नहीं हुआ था. राइट. तो फ़ोन बनाने पे कोई, मैन्युफैक्चरिंग पे कोई प्रॉफिट हिट नहीं हुआ. जो मार्केट करके ब्रांड करने के लिए जो होता है, जो उन्होंने इंडिया में जो प्रॉफिट करना था वो उन्होंने पूरा का पूरा जीरो करके उन्होंने पूरा मार्केटिंग में डाल दिया. सस्ते में नहीं बेचा, उन्होंने मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया. ओके. राइट. पूरा ब्रांडिंग में इन्वेस्ट किया, टीम्स खरीदी. इनफैक्ट पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी होर्डिंग्स डाल दिए, टॉयलेट्स के ऊपर होर्डिंग्स डाल दिए. उतना डीप लेवल तक वो लोग मार्केटिंग में चले गए कि ऑफलाइन मार्केटिंग में होर्डिंग से लेके सब चीज़ किया. प्रमोटर स्ट्रेंथ उन्होंने कर दिया, 40-40 हज़ार प्रमोटर शॉप्स में डाल दिया. रिटेलर्स को इंसेंटिवाइजेशन कर दिया, हायर इंसेंटिव्स, फॉरेन ट्रिप्स. ये सब आप करने के बाद में व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस और हायर मार्जिन्स आप देना चालू करोगे, तो आई थिंक दैट इज हाउ द मार्केट स्टार्टेड शेपिंग अप. सो फ्रॉम अ छोटा सा पोस्टर से लेके इंडियन क्रिकेट टीम तक उन्होंने सब छाप दिया. उन्होंने हर जगह से वीवो कोई लिखा रहेगा. और आप दुकान में भी जाओगे तो कन्वर्जन करने के लिए आप उनके प्रमोटर्स खड़े हुए हैं. रिटेलर्स को उन्होंने काफ़ी इंसेंटिवाइज किया. और दुकानें भी तो चेंज कर दी थी. दुकानें भी बोर्ड्स चेंज कर दिए थे. बोर्ड्स के पैसे दिए थे उन्होंने चेंज करने के लिए. इनफैक्ट कि हम आपको लाख रुपए देंगे, आपसे हमारा बोर्ड 1 महीने के लिए रखो. सो यहाँ तक भी वो लोग गए हुए हैं, तो एन एक्सटेंड की ब्रांडिंग से लेके स्मॉलेस्ट ऑफ द टच पॉइंट्स में उन्होंने सब जगह इन्वेस्ट किया था. ठीक है. टू एंश्योर कि प्रॉब्ली विजिबिलिटी आए. अगर आपकी इतनी विजिबिलिटी रहेगी, मतलब आप सबको दिखा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, छोटा सा पोस्टर से लेके टॉयलेट के अंदर जा रहे हो, वो आदमी भी देख रहा है,
जो क्रिकेट मैच देख रहा है वो भी देख रहा है, जो शॉप में फ़ोन लेने के लिए जा रहा है वो भी देख रहा है। तो एक साल में टेक्निकली जब वो पीक पे थे, लाइक व्हेन पूरे इंडिया ने देखा उनकी सिर्फ एड्स ही एड्स थी चारों और ब्लू और ग्रीन पेंटेड ऑन आवर फेसेस, तब उस टाइम एक साल में कितना खर्चा करते होंगे ऑन ब्रांडिंग ऑन मार्केटिंग? क्रिकेट टीम इटसेल्फ ही कुछ 1000-1200 करोड़ में वो लोगों ने खरीदी थी। And apart from that, they will be definitely doing another spend of another 200-300 crore rupees for sure. So 1500 से 2000 crore रुपए, I'm talking about the peak time, definitely. Per year. Cricket team was for 5 years, so probably you can spend it. So at least I would say कि 1000 crore rupees a year is what they were spending on marketing. Right. 1000 करोड़ पर ईयर दे वर स्पेंडिंग जस्ट ऑन मार्केटिंग। जस्ट ऑन मार्केटिंग। इतना टर्नओवर नहीं था कितनी इंडियन ब्रांड्स की स्मार्टफोन का। अब ये जैसे चाइना ने इकोसिस्टम बना दिया, पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना दिया, कंपोनेंट्स का, टेक्नोलॉजी का, ब्रांड अब ग्लोबली वो बना रहे हैं, पैसा खर्चा करने का, बिकॉज दे पुल्ड इन ऑल ऑफ दीज। अब इन सब के बाद भी क्या गैप्स देखते हो आप वेयर एन इंडियन कंपनी हैज़ एन एडवांटेज, या कौन सी चीज़ें जो शायद उनके ध्यान में नहीं आई है, या व्हाट इज द लूप होल्स और द गैप्स व्हिच इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स? सी, इंडिया में अभी स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है। इंडिया वो स्टेज में है जो चाइना 2000-2010 के बीच में था, इंडिया अभी वो स्टेज में है। एक्सप्लेन, क्यों बोलते हो आप ऐसा? इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सपांशन, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, जो चाइना ने गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइजेशंस किए थे 2000 से स्टार्ट किया था उन्होंने, या 1990 से स्टार्ट किया, 2000 से स्टार्ट किया था, जो लेबर स्किल, सेमी स्किल से स्किल की तरफ जो ट्रांजिशन था वो इंडिया में अभी हो रही है सब। सो इंडिया में वो स्कोप है। द मैन पावर कॉस्ट मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, वर्सेस चाइना हम 1/5 कॉस्ट है, पर 1/5 कॉस्ट है, उनका प्रोडक्शन डबल है, बिकॉज उनके पास वो कैपेबिलिटी है और वो लोग डेफिनेटली रोज रोबोटिक्स में और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो उनकी पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही है। वाइल इंडिया इज राइट नाउ स्टार्टेड डूइंग इट। So, इंडिया में वो स्कोप है, एंड ऐसा नहीं कि उनके पास वो स्कोप नहीं है, पर दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग अस। बट इंडिया में वो पोटेंशियल है टू स्केल इट अप ग्लोबली फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई सी एज एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। कि हम जहाँ चाइना 2010 में था, 2015 में था, हम वहाँ पर हैं आज। कैन यू एक्सप्लेन मैक्रो ट्रेंड्स? आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स और इस सब के बारे में, एक्सप्लेन करो मुझे क्या सिमिलैरिटीज़ हैं फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू, पैसे के हिसाब से हम कहाँ पर खड़े हैं आज, क्यों ऐसा सब बोलते हैं अब कि नेक्स्ट जो गोल्डन एरा है वो इंडिया का है 10 साल। ग्लोबली हर कंपनी मान रही है, ग्लोबल कंट्रीज मान रही है। मैं आपको एक सिंपल मैथ्स बताता हूँ। पूरे दुनिया में 1500 मिलियन हैंडसेट्स बिकते हैं, स्मार्टफोन हैंडसेट्स पूरे दुनिया में 1200 से 1500 मिलियन हैंडसेट्स बिकते हैं। ये जो बिकते हैं ये आपके जो ये पूरा स्केल है उसमें बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो होता है वैल्यू वाइज वो चाइना और ताइवान का है। ये दोनों कंट्री को अगर आप पकड़ते हो तो टोटल $900 बिलियन का एक्सपोर्ट्स होता है। 900 बिलियन का एक्सपोर्ट है। इंडिया अभी अराउंड 28-30 बिलियन डॉलर पे बैठा हुआ है एक्सपोर्ट में। अभी आप ये मैथ्स लगा लो कि इंडिया के पास कितना पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली आपके पास जंप है, पर बेसिकली अगर वो 900 बिलियन में से अगर आप 20% भी ट्रांसफ़र होता है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर, तो भी हम कम से कम हम 180-200 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट्स की इसमें बन जाएगी। और हम ये कैसे बनाएं, क्योंकि वो लोग भी तो उतने ही फास्ट हैं, उतने ही बेटर हैं, उतने ही ज़्यादा, उनका ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीपर है, सब है, उनके इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो उनको कैसे हराएंगे? हराना बहुत इज़ नॉट अबाउट हराना। अभी उनका एक पीस कैसे लेंगे? हाँ, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि हम ये हराना और ये सब चीज़ तो आई थिंक हम जियोपॉलिटिकल एंगल से ये सब सोचते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। अगर मैं बिजनेस ट्रेंड्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ये नंबर्स को मैं आपको जनरली बोलूँ तो इंडिया में वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन EMS फैसिलिटीज़ नाउ। वी आर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग के कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में। EMS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो मतलब असेंबली का काम करती है। तो इंडिया में अभी वो काफ़ी थिक हो गया है। मे बी फॉक्सकॉन हो गया, डिक्सन हो गया, और काफ़ी सारे EMS पार्टनर्स अभी आ चुके हुए हैं जो अभी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो एप्पल के लिए बनाते हैं या दूसरे ब्रांड्स के लिए बनाते हैं, जो इंडिया में असेंबल करते हैं, किट्स को लाके असेंबल करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट में कंपोनेंट इकोसिस्टम्स की PLI अनाउंस की। PLI इज़ अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अनाउंस किया। ये PLI जो बेनिफिट्स है विच विल ऑल्सो लीड के कंपोनेंट वाले जो है, जो अगर स्मार्टफोन बनाने के लिए कम से कम अगर आपको 3000 कंपोनेंट लगते हैं,
तो ये कंपोनेंट इंडिया में कितने बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कंपोनेंट PLI स्कीम अभी बनाई हुई है। वो कंपोनेंट PLI स्कीम के सही आई थिंक मल्टीपल कंपनीज इंडिया में शॉप डालेगी जो कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ से जाके अगर यहाँ पे ही असेंबल होता है तो एक वैल्यू चेन बनेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वैल्यू चेन को कैसे आपको लाना है। अगर आपके पास EMS फैसिलिटी है, EMS फैसिलिटी की जो वैल्यू चेन है वो 2 से 3% की वैल्यू चेन है स्मार्टफोन की। उसके अलावा कंपोनेंट इकोसिस्टम आता है, फिर फैब्रिकेशन आता है, फिर डिज़ाइन आता है। डिज़ाइन इज़ अ डीप टेक R&D। तो डिज़ाइन आता है, फैब्रिकेशंस आते हैं, फिर कंपोनेंट्स आते हैं, और फिर EMS आता है। तो एक एक करके पूरे इकोसिस्टम को लाना, दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग। हेंस आई बिलीव कि इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है और इंसेंटिवाइज भी कर रही है, विच विल लीड टू अनदर पुश इनटू एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। अभी जबकि हमारे यहाँ पे वो लॉट ऑफ services will be taken over by AI. I think the next big focus, what we should be doing it is on the hardware exports and the software exports coming down from India, or from the revenue of this particular smartphones, because ये सबसे बड़ा industry है. Electronic exports is one of the biggest industry in the world. That's how it is. True. Just coming to one more data, consumption economy भी India है. India is not just an export or a cheaper manpower economy. India is a consumption economy भी. हमारा लोकल कंजम्पशन बहुत है। लोकल कंजम्पशन भी हमारा हर साल का 150 मिलियन हैंडसेट का है, राइट। जैसे अभी चाइना ने इंसेंटिवाइज किया है, क्योंकि US ने अभी एक सैंक्शंस लगाए थे, तो चाइना के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। तो चाइना ने अपना कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हर इंडिविजुअल को रिप्लेसमेंट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कम से कम अराउंड 6,000 रुपये की सब्सिडी दी, विच मीन्स कि कोई भी कंज्यूमर जाके कोई भी अपना पुराना चीज़ रिप्लेस करना चाहता है, इट मे बी TV, फ्रिज, स्मार्टफोन्स, एनीथिंग, 500 RMB विच इज़ रफली अराउंड 6,000 रुपीज़ की सब्सिडी हर कंज्यूमर को दी है। तो 6,000 रुपये ऑफ, 6,000 रुपये ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ओनली। रीज़न एक ही था, क्योंकि उनको पता था ये सैंक्शंस है तो गवर्नमेंट को अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना था। प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना खुद का कंजम्पशन बढ़ा दिया, और जो इंडिया में अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी लोकल कंजम्पशन बहुत हैवी है और पेनिट्रेशन अभी कम ही है। पेनिट्रेशन अभी कम है। तो इंडिया में स्मार्टफोन्स, मेट्रोस में मे बी रेशियो होगा हर एक के पास 2 स्मार्टफोन का, पर अगर मैं नॉर्मल Tier 2 से लेके Tier 4 टाउन तक बात करूँ तो अभी भी पेनिट्रेशन इज़ ओनली 40 to 50% और मैक्स 60%। तो अभी भी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। एंड फ्रॉम फीचर फोन, आज के दिन में भी 50 मिलियन फीचर फोन हर साल बिकते हैं इंडिया में। अगर आपको अपने इकोनॉमी में अगर आपको ट्रेडिंग ब्रांड अगर रहना है, ट्रेडिंग ब्रांड का सर्वाइवल नहीं होता है। आप क्या करोगे कि 100 सेलिब्रिटी लेके आप मार्केटिंग कर सकते हो, पर उसका सर्वाइवल या सस्टेनेंस में, हम लोग उसको सस्टेनेंस बोलते हैं, सस्टेनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपके पास पीछे डीप टेक R&D नहीं है, तो आपके पास सप्लाई चेन नहीं है, तो आपके पास वो वैल्यू चेन का कंट्रोल नहीं है, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। 2017 में आपने ज्वाइन किया। 2017 तब कितनी सेल होगी उसकी, इस प्रोडक्ट की? 2017 आई स्टार्टेड द ब्रांड रियलमी। मैंने ब्रांड ही मैंने एस्टेब्लिश किया था, नामकरण से लेके हर चीज़ मैंने किया था उसका, और मैंने इंडिया से सेटअप किया था। The only best thing about it is, yes, I focused on GTM, प्रोडक्ट था, R&D था पीछे से, उसके वजह से मुझे स्केलेबिलिटी और चीज़ फास्ट हो गया था। तो 2023 में कितना रेवेन्यू हमारा? 2023 में मैंने जब एग्जिट किया था, हम 20,000 करोड़ साल का कर रहे थे, राइट। अराउंड 15 to 18 मिलियन हैंडसेट और 20,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू टॉप लाइन, सिर्फ रियलमी का? सिर्फ रियलमी का। इनसेन। ओके, तो अब जब आप व्हेन यू वर हायर्ड, क्या मैंडेट था आपको? क्लियरली, लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट मीटिंग? यू लाइक, ये देखो अपना प्रोडक्ट बन गया है, अब ये रियलमी है, ये प्राइस पॉइंट है, वैसा है। व्हाट डू दे से? हाउ डज ए मीटिंग गो? आई वाज इन ओप्पो, मैंने ऑनलाइन सेल्स करता था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं जब भी ऑनलाइन करता था, बिकॉज ओप्पो प्रीडोमिनेटली बीइंग एन ऑफलाइन ब्रांड जो इतना प्रमोशन करते थे, अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आप यू हैव टू हैव अ रेजर शार्प प्राइसिंग, फोकस एंड टारगेटिंग। तो जब ये होता था तो बेसिकली लॉट ऑफ ऑफलाइन डीलर्स यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट द ऑनलाइन प्राइसिंग, जैसे हाउ द ट्रेड हैपेंस। तो एट द सेम टाइम आई प्रपोज व्हाई नॉट टू डेवलप एन ऑनलाइन ब्रांड, बिकॉज देयर वाज अ वाइड स्पेस, क्योंकि तभी अकेला सिर्फ Xiaomi था जो ऑनलाइन कर रहा था 2017 में, और देयर वाज नो अदर ब्रांड फ्रॉम BBK, और BBK वर नेवर यूज्ड टू बी एन ऑनलाइन कंपनी। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैंने प्रपोज किया था कि व्हाई नॉट आई क्रिएट अ ऑनलाइन ब्रांड, आप मुझे प्रोडक्ट दे दो, मैं कर लूँगा, तो आप मुझे प्रोडक्ट दीजिए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम। किसको पिच किया है, किसको प्रपोज किया? ग्लोबल CEO, इंडिया CEO? टू देयर ओप्पो इंडिया CEO एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
And he was Indian or? No, he was a Chinese. Okay. Right, he was a Chinese. His guy, which is now Realme CEO. Okay. So he very well has understood that yes, there's a challenge that probably offline में से अगर online करेंगे तो he understood that point. There was a challenge and he understood the white space behind it. तो I was the first employee for Realme by the way. मतलब basically मैं ही first था जो मैंने initiation किया था, start किया था from the Oppo's room. कि भाई ओप्पो के ही ऑफिस में से एक रूम बनाया मैंने, एक वॉर रूम बनाया, वहाँ पे मैंने 10 आदमी रखे और मैंने Realme वहाँ से स्टार्ट किया था. Nice. Right. And so scalability I understood and after once the product got successful तब जाके Realme कंपनी फॉर्म हुई थी. तब तक तो हम लोग ओप्पो के बुक्स पे ही सेल कर रहे थे. सो इट वाज एन R&D ऑन प्लेड ऑन मी. सक्सीड हुआ था तब जाके कंपनी और सब सेपरेशन सब सामने फॉर्म हुआ था कि ठीक है एक ऑनलाइन ब्रांड भी एस्टैब्लिश हो सकता है. वैसे तो आपने ऑनलाइन ब्रांड जाके पिच किया. नाउ व्हाट हैपेंड? क्या उन्होंने बोला कि ओके गो अहेड, फाड़ दो फोड़ दो, दिस इज द बजट? हाउ डज इट गो? क्या स्टेजेस में होता है? सो इट वाज वेरी क्लियर कि उनके पास एक प्रोडक्ट था विच दे वर सपोज टू, आई वुड से दे वर सपोज टू डिस्कार्ड. ओप्पो का एक प्रोडक्ट था विच दे वर सपोज टू डिस्कार्ड इट. तभी ऑनलाइन में मीडियाटेक चिपसेट्स नहीं फेमस थे, पर मुझे पता था बिकॉज सी आई एम मेनली अ प्रोडक्ट गाई. तो प्रोडक्ट में मुझे एक समझ में आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंज्यूमर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कंज्यूमर साइकी अंडरस्टैंडिंग समथिंग विच आई ऑलवेज फोकस ऑन. ठीक है. तो मैंने एक चीज़ समझा था कि उनको परफॉर्मेंस चाहिए. कंज्यूमर्स को एक प्राइस बजट में परफॉर्मेंस चाहिए कि परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज मत करो. टेस्ट चले, अच्छा चले. हाँ, पर फास्ट चले, ब्लॉटवेयर नहीं होने चाहिए और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस को लेके, कि अगर उनको भी गेमिंग खेलना है 10,000 वाले फ़ोन को वो भी खेल सके. ठीक है. सो एक मुझे पता है कि मीडियाटेक की चिपसेट थी, बट दे वर नेवर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन ऑनलाइन, क्योंकि तभी सिर्फ कॉलकॉम ऑनलाइन में था. तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू लॉन्च P60 चिपसेट, जो मीडियाटेक की चिपसेट थी. मैंने P सीरीज फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी P60 ऑनलाइन में करके, एंड इट बिकम अ सुपर हिट ओवरनाइट. तब जाके वो मीडियाटेक की चिपसेट P60 के बाद में सारी सीरीज आनी स्टार्ट हुई थी वैसे. बट दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्टेड अबाउट दिस स्मार्टफोन्स के हम लोग को कैसे करना है. एंड दैट वाज अ फोन विच वाज सपोज टू बी डिस्कार्डेड बाय ओप्पो, स्टेटिंग दैट प्रॉब्ली इट वोंट वर्क इन ऑफलाइन मार्केट. आई सेड गिव इट टू मी, आई बिलीव इट्स अ पोटेंशियल. ये ऑनलाइन में चलेगा, मैं चला लूँगा ऑनलाइन में, बस जस्ट गिव इट टू मी completely, this product designs and everything. I'll put it under my brand name which I want to establish, which is Realme, and I'll start it from there. That's how it started. So okay. Realme 1 was that product. तो उसमें अगर आप Realme 1 देखोगे तो उसमें Oppo का भी लोगो था और Realme का भी लोगो था. तो ये तो स्टेप 1. अब कहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया कि आपके पास पैसा दिया आपको बहुत कि गो डू मार्केटिंग? No, I was never given that. फिर 20,000 करोड़ कैसे पहुंचे? 20,000 करोड़ के लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, आपको इंटेंट की ज़रूरत है. इंटेंट में कैसे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 20,000 करोड़ में मैंने ऑनलाइन पार्टनरशिप्स लाइक फ्लिपकार्ट है, they had supported us in this journey a lot and they are very good in establishing their brand. So उनको भी तभी एक रिप्लेसमेंट चाहिए था ब्रांड का. Let me put it that way कि उनको तभी एक ब्रांड का रिप्लेसमेंट चाहिए था because one brand was trying to arm twist them. So they wanted to have a replacement of that brand. कि हम दो लोगों के साथ रहें ताकि एक मुझे कभी भी आर्म ट्विस्ट नहीं करे. आर्म ट्विस्ट ना. तो GMV गेम के अंदर so they wanted a replacement of a top brand where they did not wanted to make money but they were okay with working at 0-0. They are working at minus. Now they are ready to work at 0-0. For me it's an opportunity. आपके लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. Right? My cost became zero. Right? Online selling cost is zero. But delivery charges तो भरने पड़ते होंगे. Everything zero. Flipkart supported us in doing that. That's what I'm saying. Flipkart supported this brand. तो online cost of listing, of a supply chain, everything they commission of a marketplace sub zero था. Okay. That was back in 2018. That was back in 2018. हाँ. अब नहीं करेगा ना, अब वो behemoth बन गया. करेगा किसी चीज़ के लिए तो. But he still supports. While AI Plus smartphones I'm launching because of his feedback only. And the white space they also figured out, right? So they are extremely good. They are more human when I have seen that. And they understand that what is required to build a brand. ठीक है. They have always been more human rather than being more robotic, I would say. Got it. Right, that's how it is. उन्होंने कर दिया ये 0-0 पे you started. Yeah. So my cost became zero. हाँ. And Flipkart पे जो ट्रैफिक आता है
प्लेटफॉर्म पे एवरी डे वुड बी इन मिलियंस, मे बी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस. तो इन्होंने जो प्रोडक्ट बैनर्स और स्टार्टिंग वो सब चीज उन्होंने ही किया, वो भी फ्री में दिया, वो भी फ्री में ही था तभी. क्या बात कर रहे हो. आई एम टॉकिंग बैक इन 2018, राइट. सो उन्होंने सब कुछ किया था, ब्रांड और PLA प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स, बैनर्स, एवरीथिंग. सो जो इतना ज्यादा दिखता था Realme ऑन सो मच, लाइक फ्लिपकार्ट में हर जगह वही दिखता था, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट का इंटेंट था करने के लिए. दैट्स हाउ इट इज. प्रीटी इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाट यू मेंट बाय कि अपने बिजनेस के अलावा दूसरी चीजें भी देखो. देखो, इट्स मोर अबाउट द पार्टनरशिप्स एंड इंटेंट ऑफ द वाइट स्पेस. अभी मैंने भी इसमें वही देखा जो मैं आपको बता रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड what is the pain point of your buyer, right? If you are able to address that pain point, you will be home. Nice. So 0 पे start हुआ online push, including marketing, millions of people. I would say thanks for him that he made a brand TVCs, he made newspaper ads, everything he did it for us, right? And at that point of time to establish a brand, so they were so supportive in doing that. And I think that is what I believe, that that made actually the fundamental grounds for the brand Realme in India. Pretty sick, right. Pretty sick. तो कभी भी आपकी बोर्ड रूम में ऐसा नहीं हुआ कि जितना पैसा लगाना लगा दो and best we want to make this a brand? Maybe COVID times, post-COVID. ऐसा नहीं होता है. There's a very thin line between need and greed. When someone starts supporting you so much, the boardroom turns to greed rather than the need. Rather than taking it as a favor which we have to return someday, we start expecting as a fundamental right. हाँ कि ये तो दे ही रहे हैं, इसके ऊपर क्या देंगे, ये बताओ, क्या बताओ, right? ये तो बेस है हमारा, ये तो बेस हो गया. So that should not be the case. That is not my value system when I work with anyone, right? But हुआ वो ऐसा because नहीं, मैं एक चीज समझता हूँ, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है. Agreed. You have to pay for it. Today or tomorrow you have to pay it back again. कोई ना कोई वे से पे करना ही है आपको, राइट? नथिंग इज फ्री. जैसे अगर आप एप्स भी अगर फोन पे देखते हो, कोई फ्री नहीं है वो. दे मे बी गिविंग यू फॉर फ्री बट दे आर टेकिंग हेल लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम इट. बट जस्ट कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच आई नो दैट द बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज दैट इफ दे आर सपोर्टिंग यू देन यू हैव टू स्टिक टू देम टू थ्रू थिक एंड थिन्स. देन यू कांट लुक बी अ मोर अपॉर्चुनिस्टिक. Then it has to be more strategic. There's a difference between opportunistic and strategic. Strategic ऐसा होता है कि जो आपके thick and thins में दोनों खड़ा रहेगा. Agreed. Opportunistic वो होता है कि चलो अगर ये नहीं बेच पा रहे तो मैं किधर और जाके बेच दो अपना माल. So that is the difference. I believe the value systems are different. But you said कि बहुत सारी Chinese companies believe in transactional relationship, which is opportunistic way से. हाँ तो वो strategic. तो ये कभी fight हुई आपकी boardroom में where you were like, बहुत बार होती थी हमारी तो, कि यार मेरा इन्होंने इतना साथ दिया तो अभी कम चल रहा है इनका तो मैं ही साथ दूंगा. नहीं, मैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में नहीं बेचूंगा, बिग बिलियंस भी बेचूंगा. नहीं ऐसा मतलब see there was lot of pushback because as I said there's a very thin line between need and greed. आपकी जो नीड होती है आप अगर उसको क्रॉस कर जाते हो तो आपके ग्रीड पे कन्वर्ट हो जाती है. तो आप अगर मैं 10-12 मिलियन, मेरा 20 मिलियन अगर मैं स्मार्टफोन बेच रहा था उसमें 14 मिलियन फ्लिपकार्ट मेरे लिए बेच रहा था. फ्लिपकार्ट के लिए मैं हाईएस्ट GMV ग्रॉसर था फॉर 2 years कंटिन्यूसली. minimum we would have done at least $2 billion on Flipkart every year for continuously 2 to 3 years. मतलब 12-14 हज़ार करोड़. सो उस टाइम पे 70 के हिसाब से होगा ना. हाँ 70, मतलब आप समझ लो 14-15 हज़ार करोड़ कर रहे थे. बेच रहा था फ्लिपकार्ट ही हमारा कर रहा था 20,000 करोड़ में. सो दैट्स हाउ. कभी टेल मी अ पॉइंट जहाँ पर पे बैक करना पड़ा कुछ. आई एम आउट ऑफ Realme. क्या हुआ, क्यों छोड़ा आपने Realme? नहीं, इट्स नथिंग ऐसा. निकाला गया, छोड़ा, फाइट हुई, व्हाट हैपेंड? नहीं, इट वाज, सी टेक्निकली यस आई लेफ्ट द कंपनी but it was difference of opinions. What they thought is partnership, or anybody would think partnership is transferable. It's not human, it's transferable. It's a transactional thing. Right. मैं जो पैसा फेंकूंगा तो लॉयल्टी मेरे तरफ चली जाएगी. This is how they think. Hence I said understanding culture is very important. Right. They don't understand कि India heart-led relationship based country है and यहाँ पे फिर धंधा वैसे ही होता है. Right. Hardcore. And that's how it is. Now they're out of top 5, right? Or maybe around 5. They were number 1 at one They were number 1 and number 2, right? And they're now maybe around 5 or 6. So
They have to. I'm not talking only about Realme, but I think in understanding the local culture, Vivo is doing a great job, and they're spending a lot of money. So it's another Chinese company, but they understand better again. But at the same time, what I said is just because I asked about me, hence I said it is all about short-term and long-term understanding of short-term losses and long-term gains. What is more important? Right? I'll tell you my example. तो जब मैं मेरे दूसरे फ्रेंड से बात करता हूँ, सेम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उन लोगों को जब भी वो बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं, उनको जल्द दिखता है फटाफट कहाँ से अभी पैसे मिल रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर लो, ले लो, राइट. व्हेन इट कम्स टू मी, मैं बहुत 10 साल 15 साल देखता हूँ, मेरी रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है मुझे. मैं जब किसी भी बिजनेस में एंटर करता हूँ, एनी बिजनेस, मैं मान के चलता हूँ कि 9 साल तो मेरे को कमाने नहीं, मैं 10वें साल इतना कमा लूँगा कि मेरे 9 साल सब निकल जाएगा. मेरे रिश्ते मेंटेन होने चाहिए. जिसने डे 1 पे मुझे, अगर एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर या इंसान ने मुझे 100 रुपये का सपोर्ट दिया ना, तो मैं 10वें साल तक जब मैं 1000 करोड़ का हूँ तब भी मैं रीपे करता रहूँगा, बिकॉज दैट्स अ मॉरल राइट. हाँ, तो दैट्स अ वेरी बिजनेसमैन काइंड ऑफ थिंकिंग. इंडिया में बिजनेस फैमिली से आप बात करोगे, मेनली आपके पापा, दादा, काका, चाचा ऐसी बातें करते हैं. तो आई लर्न दिस फ्रॉम माई फादर. उन्होंने ये दिमाग में भर दिया कि भाई रिलेशनशिप ओवर एवरीथिंग. तुझे लॉस करना और लॉस कर लेना, कम पैसे कमाना, इट्स ओके. वेयर डज इट कम फ्रॉम यू, क्योंकि आप तो बिजनेस फैमिली से नहीं हो. My father, being a banker, he has a very strong value system. Right? So he taught you. It's a very clear thing, right? कि आप नहीं कमाओगे चलेगा, पर किसी का 1 रुपया घर पे मत लेके आओ. Yeah. अब उसको रीपे कर दो. Right? Okay. What's your focus now? आपने वाला प्रोडक्ट गायो, बट आप उन कंपनीज में काम करो जिनका मार्केटिंग ज़्यादा होता है. Yes, but I was the one who always used to make and fight for the products in Realme also. कि कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कभी लाना है, कैसे लाना है. Definitely there were a lot of intels because Flipkart being a huge database. They used to support us, not only Flipkart, but when we started Amazon also, they used to support us with a huge database also. कि consumers intent कहाँ है, consumers कौन से तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. Understanding consumer psyche through data was one of the key aspect for us. The colors कौन से preferences है उनके. बताओ इंडिया में क्या क्या पसंद करते कंज्यूमर्स. देखिए इंडिया में I'm talking about 2017, 2018, they were looking for more vibrant phones with a better performances. At that time color was not the preference. Right now when the hardware अभी जो commoditized हो गया है, क्योंकि एक commodity बन गया hardware, उसके वजह से अभी now the differentiation point has become the OS and the designs. बिकॉज बाकी हार्डवेयर तो सब सेम ही है. हार्डवेयर में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा बिकॉज द चिपसेट्स, कैमरा, बैटरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम. प्रोडक्ट बिल्ड अच्छे है क्योंकि आपको 2-2 साल की 3-3 साल की वारंटीज मिल रही है. सो एवरी प्रोडक्ट इज सेम, इट्स जस्ट अ ब्रांडिंग लेवल डिफरेंस. राइट. एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने बहुत सारे कंज्यूमर्स से मैं जब भी बात करता हूँ, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट वो लगता है क्योंकि वो महंगा है, इसके लिए अच्छा लगता है. बट वाइल द सेम हार्डवेयर, लाइक आई सेड, के एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स है, सिर्फ डिफरेंट नाम से जा रहे हैं. सो द प्रोडक्ट्स आर सेम, द क्वालिटी इज सेम, इट्स जस्ट अ डिफरेंट चैनल, डिफरेंट मार्केटिंग, डिफरेंट वे ऑफ परसेप्शन बिल्डिंग टू फॉर द कंज्यूमर्स. दैट इज हाउ दे आर चार्जिंग द प्राइसेस. सो इसमें आज कैसे बीट करोगे? बहुत ओपन मार्केट बन गया है. आप XYZ मेगापिक्सल का कैमरा ला दोगे, वो सब फोन्स में. आप एक बढ़िया अच्छा चलता फ़ोन ला दोगे, वो सब फोन्स में. परफॉर्मेंस हर फोन में, दिखने में कौन सी स्क्रीन, कौन सा फीचर, सब हर जगह अवेलेबल है. कौन से कलर्स चाहिए प्रॉब्ली वो भी अवेलेबल है. ठीक है. तो हर चीज़ हर ब्रांड में सब दूर अवेलेबल है. तो ऐसे टाइम पे क्या डिफरेंशिएटर लेके आते हो? सी, डिफरेंशिएटर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए. डिफरेंशिएटर से ज़्यादा एक सबसे बड़ी, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो एज ए AI+ ब्रांड जो स्मार्टफोन ब्रांड में लॉन्च करने जा रहा हूँ, द बिगेस्ट पॉइंट इज कि इंडिया में किसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल डीप टेक R&D में कभी सोचा ही नहीं है. Hence I want to keep that investment separate as a deep tech R&D कि मुझे उसमें करते जाना है. But at the same time मुझे ब्रांड को करना है, which is definitely I would need lot of the supply chain coming down into picture, which would be still imported from China, Taiwan, US, anywhere from the world. Yes. So वो अभी इतने जल्दी यहाँ पे component ecosystem नहीं बनेगा. It will take another 5-7 years जहाँ पे पूरा component ecosystem भी आना चालू होगा, with all the catalysts being government and the industry. अभी there's no industry player. Hence, I say that probably it's more about government pushing, but there's no industry taking initiative because the loyalties will always be at the point कि जहाँ पे वो companies है, the original तो companies है, तो वहाँ पे उनकी loyalty ज़्यादा रहेगी.
Yeah. That's how it is. So I think the differentiation point at this point of time, first of all, ऐसा है कि मैंने आपको जैसे बताया कि 5 लाख करोड़ की मार्केट में there is a white space. White space मैंने काफ़ी इसमें देखे हुए कि कौन से white space है. क्या space है? मतलब if I have to say कि say for example 4G is a white space. इंडिया में अभी भी 5G is a bigger white space. Mass adoption of democratization of technology is a white space. जैसे मैंने आपको बताया कि Chinese want to sell a high ASP phones. There's a reason because that's where they can spend more. They can also earn more. महंगे फ़ोन बेचने उन्हें. महंगे फ़ोन बेचने उनको. How can you democratize technology? That is one thing, one way of me giving back to the society. कि मैं society को वापस कैसे दे रहा हूँ कि how can I democratize this particular technology because hardware तो सब same ही है. How can I democratize this? First of all, hardware, and make sure that probably is in every Indian hands, and making sure that probably with a similar quality, rather than paying the higher EMIs or everything as such. Point number 2, the biggest thing which I believe, because this consumers may not be focused on, but हमेशा ये एक सर्वे हुआ था 2021 में 2022 में कि आप कन्वीनियंस चूज करोगे कि सिक्योरिटी चूज करोगे. पीपल विल ऑलवेज चूज कन्वीनियंस. पीपल को मैं बोलूँगा कि मैं आपको एक लॉक हैंडसेट दे दूंगा, पीपल विल नॉट लाइक इट. But they will always choose convenience. But how come I make sure कि उनका convenience compromise ना हो और security as an added non-stop back-end feature हो उनके लिए, which give them a comfort and a peace of mind. That is what I'm trying to do with AI Plus. Okay. Which even अगर Chinese brand सोचे तो भी नहीं कर पाएंगे, और बोले तो भी, अगर marketing के लिए अगर बोलेंगे तो भी that does not make sense for them. So as if it is one of the prime important thing, because अगर आप देखोगे आज के दिन में the biggest warfare would be on data over a period of time. तो अगर आपका डेटा कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो आगे जाके, that is going to be one of the most important aspect of me thinking alongside with the government कि हम कैसे इसको contribute कर सकते हैं. As I said कि government के साथ में industry को भी contribute करना पड़ेगा, initiative लेना पड़ेगा. But why would the older companies do it? They have no reasons. वो जब तक वो law applicable नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ पे इनिशिएटिव पेन या कोई भी लेगा नहीं. सो मैं विद AI प्लस स्मार्टफोन्स मैं वो इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ कि हाउ कैन आई बिल्ड दैट फायर वॉल. बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे पर्टिकुलर डेटाज होते हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर इन द सेंस ऑफ नॉट ऑन पर्पस बट इन ऑन अ मल्टीपल वे, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक के लिए जा रहे हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, और मोनेटाइजेशन के लिए जा रहे हैं. राइट. सो अभी ये डेटा इतना स्प्रेड हो रहा है कि आपको पता नहीं कि कौन कैसे वो डेटा यूज़ करेगा आगे जाके. True. So how can we start building that particular firewalls around data in India? क्योंकि अगर आप समझ लीजिए हर फ़ोन पे फिंगरप्रिंट सेंसर होती है, आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, हर फ़ोन पे बायोमेट्रिक्स होते हैं. पर बायोमेट्रिक्स अगर आपने हार्डवेयर वाले ने अगर बायोमेट्रिक्स लेके अगर वो डेटा किसी और को बेच दिया, हाउ विल यू कंट्रोल इट? बट व्हाट विल हैपन, जैसे व्हेन वी वर टॉकिंग टू यू बिफोर दिस, आपने बोला कि इंडिया का डेटा जो है दबा के इंडिया डेटा यूज़ कर रहा है, हर जगह डेटा दे रहा है, हम स्मार्ट बनते आ रहे हैं, पर वो डेटा हमारा नहीं है, वो चाइना का है, वो US का है, वो दूसरी कंट्रीज़ का है. राइट. सो इंडिया का डेटा यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब एवरी डेटा. ओके. एवरी डेटा व्हिच यू जस्ट सेड कि बायोमेट्रिक्स है, वो इंडियंस का डेटा है. पर हाँ, जो इंडियंस का डेटा है वो इंडियंस का नहीं है. हाँ, मतलब वो इंडियन बाहर बेच रहे हैं. राइट. तो इंडियंस का डेटा है जो बाहर जा रहा है. हाँ. तो क्या होता है ऐसे बेच रहे हैं, मतलब इंडियन कंपनीज बेच रही है? नहीं, इंडियन कंपनीज नहीं, मार्केटिंग कंपनीज बेचेगी फॉर वट एवर रीजंस. राइट. मार्केटिंग कंपनीज रीटारगेटिंग के लिए बेचेगी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए बेचेगी, एंड दैट डेटा कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रीजंस. एक बार डेटा क्या प्रॉब्लम होगी अगर मेरा डेटा बाहर गया तो? अब एक लॉजिकल समझिए, अगर आपका फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स या विच इज रेटिना डिस्प्लेस, और मतलब कोई भी बायोमेट्रिक्स अगर बाहर है, अगर आपका पर्सनल डेटा बाहर है, हम इसको टेलीमेटिक्स बोलते हैं कि बेसिकली अगर आपका फ़ोन की बैटरी हेल्थ भी उनको पता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, आपका ऐप ट्रैकिंग चल रहा है पीछे से, मोर देन 50-60% ऑफ द ऐप्स, ऐसे सर्वे हुए, मोर देन 50-60% ऑफ द ऐप्स विच आर फॉर फ्री, वो सारे आपके डेटा लेते हैं और अनऑथराइज्ड वे से यूज़ भी करते हैं. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क. अनऑथराइज्ड वे से यूज़ करना मतलब क्या होता है? आपको डेटा को आप अगर से फॉर एग्जांपल अनऑथराइज्ड वे से यूज़ करना मतलब बेसिकली अगर आपने उसको आप
आप ओके करते हो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, आप बिना कोई कंसेंट के आप ओके अलाउ ओके सब कर देते So without consent also using your data, that is what I say unauthorized. With consent using your data for marketing purposes is one of the ways. अभी वो marketing companies इंडिया में है, ग्लोबली है, वो क्या कर रही है वो डेटा का आपको पता नहीं है, राइट? अगर आपको ग्लोबल कंपनी भी कोई टारगेटिंग कर रही है, रीटारगेटिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट, तो डेटा है तो ही आपको रीटारगेटिंग कर रही है, उसके बिना तो रीटारगेटिंग नहीं करेगी आपको. सो दैट इज द वे विच आई बिलीव कि वो डेटा बाहर अगर जा रहा है तो व्हाट इज द रिस्क बिहाइंड इट. तो इंडिया हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड एन एक्ट which is DPDP Act, and I think Data Protection Act, which is already in place from August 2023, which is yet to be implemented in scale. But at the same time, ये सब चीज़ में इंडस्ट्री को भी साथ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा मल्टीपल लेवल्स में बाहर जाते हैं. एक OS लेवल होता है, सेकेंड लेयर हो जाती है जो एप्स क्या हो जाती है, और ऐप्स में आप क्या क्या पुश कर रहे हो डेटा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. क्योंकि हम लोग विदाउट कंसेंट वो हम क्या वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं हमको पता नहीं है. सो इट इज़ मोर अबाउट ट्रांसपेरेंसी rather than how you use it. तो मैं किसी यूज़र को या आपके सुनने वाले को मैं ये डराना नहीं चाहता, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो हम करने की चाह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं कि अगर आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है, आई वांट टू क्रिएट अ डैशबोर्ड ऑन द स्केल कि भाई आपके विजेट के जैसे आपके फ़ोन के ऊपर डैशबोर्ड रहेगा कि भाई आपका डेटा यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कौन कैसे यूज़ कर रहा है, वॉइस में हो रहा है, आपका मैसेजेस में हो रहा है, आपके कॉल्स पे हो रहा है, कैसे डेटाज यूज़ होते हैं. आप जब भी कंसेंट देते हो तो आप सब चीज़ पे कंसेंट दे रहे हो. आप जी आपके फ़ोन में फीचर होगा, ये फ़ोन में डैशबोर्ड एक फीचर होगा जो बैकग्राउंड में चलता है, मुझे सिर्फ फोरग्राउंड में लाके उनको दिखाना है, विच इज बीइंग मोर ट्रांसपेरेंट टू द कंज्यूमर्स कि आपका डेटा कैसे यूज़ हो रहा है, कौन कौन ले रहा है, कौन सी ऐप यूज़ हो रही है और कहाँ जा रहा है. वैसे Is that a feature abhi? Is that a feature which I am launching with this phone? Nice. So that is going to be a transparent, which is for me is a transparent. वो backend पे रहता है. I'm just trying to bring it to the foreground. तो मुझे दिख जाएगा कौन सी ऐप्स मेरा सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ कर रही है, कौन सा डेटा मेरा कहाँ पे जा रहा है, आपका वॉइस जा रहा है, आपका मैसेजेस से जा रहा है, आपका कॉल से जा रहा है, कैसे जा रहा है. एंड देन कैन आई यूज दैट बटन और वहीं पे ऑफ कर सकता हूँ. यू कैन गो टू द सेटिंग्स एंड यू कैन चेंज इट विद कंसेंट के मुझे ये नहीं शेयर करना है, नहीं करना है और नहीं करना है. सो इट इज मोर अबाउट कंसेंट एंड यू नोइंग knowledge, consent and a transparent way of using your data. That is what I'm trying to figure it out. So अभी मेरे फ़ोन में मैं कुछ भी देखता हूँ तो वो ये ट्रैक कर रहा है मैंने कौन सी वेबसाइट पे गया, मैंने कौन सा प्रोडक्ट देखा, वो माइक्रोफोन से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जैसे आप और मैं अगर फ़ोन की बात करें तो मुझे फ़ोन की एड्स दिखाने लग जाएगा, राइट. तो वॉइस भी यूज़ हो रही है, मेरी लोकेशन यूज़ हो रही है, मैं कभी दूसरी कंट्री में जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे उस कंट्री के एड्स आने लग जाती है. तो ये सब बैकग्राउंड पे यूज़ हो ही रहा है. समटाइम्स कैमरा भी होता है बट लेट्स से आई डोंट नो कितने इसमें होता है. कैमरास भी होते हैं, राइट. अब ये सब गैलरीज भी हो जाती है, आपके मैसेजेस भी होते हैं, मेरी गैलरीज, मेरे मैसेजेस, सबका कंसेंट दे दिया, मुझे पता नहीं है. आपने कंसेंट दे दिया क्योंकि आप ऐप फ्री है तो आपने डाउनलोड कर लिया. हाँ, तो अब मुझे पता नहीं ये सब जा रहा है. ऑन योर फोन AI Plus पे ये मुझे विजिट पे सामने दिख जाएगा कि वॉइस ये वाली यूज कर रही है एप्स, कैमरा तेरी ये वाली यूज कर रही है. That is what I'm trying to do it as a transparent way of doing things. Right? So आपको ट्रांसपेरेंट रहेगा कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है, and then it is a consent that you want to still do it or you don't want to do it. मतलब कुछ में मेरे को अलाउ करना है कि हाँ मैं चाहता हूँ सजेशन बढ़िया है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मुझे आपका मेरा डेटा जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. हाँ, लाइक जैसे रेस्टोरेंट फाइंडर ऐप है तो मैं चाहता हूँ मेरी लोकेशन देखे, लोकेशन देख ले आपको, या तो आप पिन कोड के डाल के कर लो, पर वो लोकेशन के साथ में आपका क्या क्या ले रहा है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेंड पावर ले रहा है कि नहीं ले रहा है. क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो लोकेशन के साथ में अगर वो भी ले रहा है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि उसको टारगेटिंग करनी है आपको, तो वो आपको देना है कि नहीं देना है. That is more about transparency. Building a firewall into India और मेटी के सर्वर्स पे मुझे बिल्ड करना है, which is on the government authorized server, जो ISO 27001 approved servers होते हैं, which would be through Google. हमने Google के साथ टाइप किया है कि which is authorized from the METI to host a server in India, जो इन्होंने इंडिया में सर्वर किया हुआ है. तो Google के साथ हमने वो टाइप किया हुआ है probably to host our data only in India and making sure that probably कि हम लोग मतलब इनके साथ कितना और ट्रांसपेरेंट रह सके. Nice. And so it's more about giving consent to the consumers and they giving the consent to the apps. Point number one, being transparent कि भाई तुम्हारा डेटा कहाँ पे और कैसे कैसे यूज़ होगा. बिकॉज लॉट ऑफ हार्डवेयर वाले आपका ऐप लेते हैं, OS वाला ऐप लेते हैं और एप्स वाले भी आपका लेते हैं. सो देयर आर 3 people who are taking your data.
One is the hardware companies, मतलब it may be a camera company or it may be a fingerprint sensor company. They may be taking it for performance to understand the performance of a device कि अगर fingerprint को अच्छा कैसा करना सकता है और 0.01 सेकंड पे कैसे मैं अनलॉक कर सकता हूँ, पर फिर वो डेटा का आगे क्या करता है आपको पता नहीं है. And where that which country who is doing research on that data, you are not aware of it. Yeah. So that is a second risk. In this world, which the way the world is shaping right now, ये bio warfare में अगर हमारा at least हमारे पास consent होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उसका. That is one of the most important thing. True. Right. And बताए इन सब चीज़ों के बीच में छोटी छोटी वेज में आपका ओवरऑल खर्चा ज़्यादा होने लग जाता है बिकॉज यू डोंट इवन रियलाइज, क्योंकि ऐप्स को आप डेटा बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हो. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन डिलीवरी ऐप चलाते हैं एंड वन ऑफ द लार्ज डिलीवरी ऐप्स इन द कंट्री, एंड आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि यार तुम ये इतना डेटा कलेक्ट करके करते क्या हो. एंड ही वाज टेलिंग मी कि वन फीचर इज कि जैसे अगर मुझे मेरी ऐप ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनानी है, सो आप और मैं हूँ, हम दोनों ने कुछ सामान ऑर्डर किया, कितनी जल्दी क्लिक किया उस पे, उसके बेसिस पे वो मेरे को डिलीवरी चार्जेस बढ़ाते जाते हैं. एंड दे वर लाइक कि हर उनके पास कोहॉर्ट्स बने हुए हैं कि ये वाला कस्टमर 10 रुपये डिलीवरी को 10 रुपये डिलीवरी से अगर ज़्यादा चार्ज किया तो छोड़ देगा ऐप, तो मैं इसको 8, 9, 5 रुपये करूँगा. ये है डिलीवरी चार्जेस देखते से ही छोड़ देगा तो मैं उसको चार्ज ही नहीं करूँगा. ये है कस्टमर, इसको हमेशा नेक्स्ट करता जाता है, इसकी स्पेंडिंग पावर अच्छी है तो इससे मैं 100, 150, 200 रुपये भी डिलीवरी चार्जेस ले सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड दैट्स हाउ. तो वो फ्री वालों को फ्री देते हैं, एंड देन जिनकी स्पेंडिंग पावर अच्छी है या जो बिना देखे करते आते हैं उनसे 150, 200 रुपये ले रहे हैं, विच प्रॉबली स्लो कर देते तो 15 रुपये जाते हैं. सो टू मी दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट ऐसे वो मिलियंस लोगों के साथ मिलियन दूसरी चीज़ों पर करते होंगे टू अंडरस्टैंड द साइकी. सी फॉर मी बीइंग एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आप, मैं ये नहीं बोला कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, बट मेरे हिसाब से वो जो 200 रुपये वाले जिसको डिलीवरी चार्ज कर रहा है उसके लिए वो अनफेयर है. जस्ट बिकॉज ही इज बीन ऑनेस्ट टू यू एंड लॉयल है, वो जल्दी कर रहा है तो आप उसको नहीं लूट सकते हो वैसे, राइट? बट वो करते हैं. यस, एंड दैट इज हाउ दिस डेटा हैज बीन यूज्ड. Let me put it that way. So hence I just want to be transparent. I'm not doing something great, but I'm just being transparent with the consent of a user to see where their data has been used and how I can be, giving them an access to, change the settings accordingly, whatever, they feel they want to do it, right? Got it. Yeah. So AI Plus में आप जो लॉन्च कर रहे हो, फर्स्ट इज आप फ़ोन को सस्ता बनाना चाहते हो? फ़ोन को तो मैं कमोडिटी बनाना चाहता हूँ, बहुत सस्ता करना चाहता हूँ. हाँ, मतलब एक ऐसा कमोडिटी बनाना चाहता हूँ कि बिकॉज हार्डवेयर आर कॉमन. आई वॉन्ट टू शो पीपल दैट प्रॉब्ली इंडिया में डेवलपमेंट हो सकता है, इंडिया में डिज़ाइन हो सकता है, एंड with the quality is definitely the component ecosystem is from the world only. तो the component ecosystem के साथ में भी we are able to achieve a mass democratizing in terms of pricing. Second bigger thing is कि 2G से 4G का जो white space है, अगर आप अभी आज के दिन में देखोगे तो 2G के जो जितने कम से कम 300 से 400 मिलियन कंज्यूमर्स है, उनके पास जो अपग्रेडेशन पॉइंट है सीधा 5G आता है, बिकॉज 80% इज होल्ड बाय चाइनीज. सो उनको हाई एसपी अगर फ़ोन बेचना है तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन 2000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़ 5G स्मार्टफोन एंट्री लेवल. इसमें क्या हो जाता है कि एक बहुत बड़ा वाइट स्पेस है जो मैं देखता हूँ, एंड इट ऑल्सो बिकम्स कि भाई इनको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं ऑन अ वे दैट प्रॉब्ली इफ आई एम एबल टू ब्रिंग अ 4G फोन विच इज़ अ मास एंड अफोर्डेबल फोन विद अ वेरी गुड हार्डवेयर, वेरी गुड स्पेक्स, with all features baked in, and when a 5G phone with all baked in features at a very affordable prices, at least वो commodity उनके लिए democratize हो जाएगा, and at the same time they'll be able to use it. So every year I still think कि ये जो 50 मिलियन जो फीचर फोन ले रहे हैं उनका एक ही रीज़न है कि अभी भी उनके पास स्मार्टफोन लेने के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है, and directly jumping from 2,000 to 10,000 rupees is a big jump for them. Hence I'm talking about the rest of the India, and they would always think कि बेटर आई वुड स्टिक टू अ बार फोन. तो अगर मुझे डिजिटल इंडिया को अगर सही में आगे पहुंचाना है और मास पे लेके जाना है तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो आज कितनी प्राइस रेंज में लॉन्च करोगे फोन? आई एम लॉन्चिंग 2 phones. One is Nova and one is Pulse. I'm trying to bring it under 5,000 rupees. Under 5,000? Yes. And दोनों are smartphones? Both are smartphones. These are smartphones. These are the build. These are the smartphones. Right? You can see. ये कितने रुपए का ये? 5,000 के अंडर का ये? Yeah. Really?
तो क्या है, वेयर डिड यू कट इट, कहाँ से पैसे बचे? I don't have to pay royalties. तो एक्चुअली यू गॉट कलर्स व्हिच प्रोबब्ली विल बी मासी कलर्स एंड पीपल विल बाय इट. Yeah. Very nice. This is how they, and this is the classic. Yeah. I like colors. मतलब मैं थोड़ा, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में से ब्लैक ही टी शर्ट पहनता हूँ मैक्सिमम, तो बाकी सब चीज़ कलरफुल. Likewise. ओके, सो कमिंग बैक. Yeah. तो पहला प्राइस सस्ती कर रहे हो विच इज अंडर 5,000, तोड़ दिया. प्राइस That is सस्ती price. करने का एक ही रीजन है कि डेमोक्रेटाइज करना है. Got it. आई वांट पीपल टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एंड मेक इट हेल्प टुवर्ड्स द डिजिटल. तो ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को आप चाहते हो कि फ़ोन यूज़ करें, इसकी वजह से सस्ता देना चाहते हो. सेकंड आप देते हो कि मैं इंडिया का डेटा इंडिया में रखना चाहता हूँ, या इंडिया का डेटा मैं बहुत कंसेंशुअली लोगों को दिखाना चाहता हूँ कौन तुम्हारा कहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है. दैट इज़ सेकंड. थर्ड इज आप इसके जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो इंडिया में बना रहे हो. इंडिया में बना रहा हूँ. That is- OS part which is on the Android operating system, which is Android open source, AOSP बोलते हैं उसको, Android open source operating system, जहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स बनते हैं. और उनको सर्वर कहाँ पे होस्ट करना है, उनका ये CDN DDN वो कहाँ पे होस्ट हो रहा है, दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच आई हैव अलाइंड इट टू मेक श्योर कि वो इंडिया में ही हो रहा है वैसे. गॉट इट. सो ये तो डेटा OS सब इंडिया में हो रहा है. हार्डवेयर अभी बाहर से बनता है. हार्डवेयर अभी भी Components. मतलब सी कंपोनेंट्स मेजॉरिटी इसके अंदर इंडिया में है, पर येस यू हैव टू इम्पोर्ट इट बिकॉज अभी भी वो China+1 का जो स्ट्रैटेजी है विच इज समथिंग विच इज फार फ्रॉम रियलिटी कि अभी आगे जाके हम लोग को कंपोनेंट इकोसिस्टम कैसे बनाना है. सो येस द कंपोनेंट्स हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम ताइवान और फ्रॉम चाइना और फ्रॉम US. एंड बट आपकी कंपनी की जितनी सेल्स हैं, रेवेन्यूज हैं, उसका एक चंक जाते जाएगा इन R&D. दैट फ्रॉम डे वन यू आर श्योर कि मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मेरी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम होती जाए और मैं इंडिया में बनाऊँ. इज दैट द विजन? एंड मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में एक चीज़ देखा है कि इंडिया में इन्वेस्टर्स विल नॉट इन्वेस्ट ऑन डीप टेक R&D, क्योंकि उनको GTM रोड मैप फास्ट चाहिए. उनको गो टू मार्केट फास्ट चाहिए. उनको चाहिए कि भाई अगर हमने आज पैसा डाला तो हमारा 3 महीने में तो हमको प्रोडक्ट मार्केट में डालो, चौथे महीने में रिजल्ट बताओ. हाँ. और 12 महीने में पैसा डबल करके निकल जाएगा. सो द रेस टू बॉटम, आई कॉल इट अ रेस टू बॉटम इज और रेस टू साउथ बहुत इजी हो गया इन्वेस्टर्स के लिए, राइट. क्योंकि आप पैसा जला के धंधा करना है तो कोई भी कर सकता है वैसे, राइट. किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. पर क्योंकि आपको 12 महीने में इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन करना है, तो रेस टू बॉटम करवा के वो फाउंडर्स को कोई भी डायरेक्शन में लेके जाके छोड़ देते. तो फाउंडर्स के पास वो 12 महीने के बाद ऊपर आने के लिए इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर देम. So I call it race to bottom. Which is not a right thing to be done. At the same time, what I'm trying to raise capital is a patient capital, which is only for R&D. तो मैं GTM अलग ही रखना चाहता हूँ, R&D अलग ही रखना चाहता हूँ कि इसमें कल उठ के हम लोग को कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, and there's no hurdles around it. तो दो अलग अलग इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हो कि एक इन्वेस्टर्स, एक सेट ऑफ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि हाँ आराम से ना, हमें 10 साल में रिटर्न चाहिए. एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं फटाफट डालो, मेरे को मार्केटिंग का पैसा दो करो. No, but yes, that's how I've structured this particular company कि R&D में the investors or anyone are extremely keen that yes, we have to form a deep tech R&D company over a period of time. So सारे investors are aligned with you on this? Yes, right now they are. At the same time, as I said, while I'm launching the product also, so my GTM is also not looking around it. But yes. But 5,000 गए तो वैसे ही आपने प्राइस पॉइंट पे तो फोड़ दिया ना. अगर See, yes, सारे फीचर्स एंड trying to bring 2 devices, complete smartphones, high camera specs, high RAM ROM options up to 8 GB, and giving the best of the processor in this price segments, and trying to bring everything under below 5,000. That's what I'm trying to do it. Right. अभी इतने फीचर्स कौन से कैटेगरी के फ़ोन में हो, कितने रुपए में? 12 से 15,000 एंड 15 से 20 के अंदर. तो जो 15,000 के फ़ोन में वो आप 5,000 के फ़ोन में देना चाहते हो? Yeah. And you're giving that, you're launching it now. Yeah. Right? Yeah. अब आपका वापस going from AI plus से अपन इस पे एक्चुअली AI प्लस भी मेरा क्वेश्चन है कि अब जब 5,000 में बेचोगे तो आपने सिग्निफिकेंट कॉस्ट तो कम कर दी, राइट. तो फिर इसमें 20% बनेगा? नहीं बनेगा. मैं नहीं बना रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव ब्रांड. हाँ, तो फिर आप क्या धंधा चलाओगे? That is the reason I said I am working on straight away, very transparently, net 5% profit. Single digit. इतना कम क्यों? I want to come. I said I want to democratize technology, right? And I'll be figuring out my revenue source from the OS which I'm trying to develop over a period of time.
right? So more While- technology play than the hardware play. See, इसको I am कर दो. calling it as a software company. Next Quantum Shift Technology is a software company, which is going to be a software driven company. While I consider hardware as one of the carrier of my software and monetizing my software over a period of time. तो कैरियर्स को सस्ता करना चाहते हो. मैं कैरियर्स को सस्ता करना चाहता हूँ. बट ये 5,000 का होगा, इसमें एयरफोन वगैरह कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा. सिर्फ इसमें चार्जर वो सब दोगे? एक्सेसरीज आएगी जो सारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स देते हैं, वो सारी एक्सेसरीज जो 15,000 में मिलता है वो मिलेगा सारी तुम्हारे. एक्सेसरीज आएगी. नाम कैसे रखते हो? AI+ नाम क्यों रखा? I think AI was the buzzword also. At the same time, I wanted to revolve around software. And software, everything right now is more towards automation. So how can I apply my intelligence? So AI was more about applied intelligence. How can I apply my intelligence toward the hardware using my software as a tool to make sure that probably I can commoditize hardware and give it in the hands of the people over a period of time. अगर मैं फ़ोन डालता हूँ सैमसंग, ओके, तो मुझे सैमसंग की, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ सैमसंग, सारे सैमसंग दिखेंगे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे सैमसंग दिखेंगे. मैं सर्च करता हूँ लावा, मुझे सब वो दिखेगा, राइट. मैं सर्च करता हूँ AI, तो मुझे AI पे आपका भी दिखेगा, लेकिन मुझे सैमसंग का भी दिखेगा, मुझे लावा का भी दिखेगा, मुझे एप्पल का भी, सबका दिखेगा, क्योंकि सब में एक AI इंटेलिजेंस आ गया. हर में आ गया. हर किसी में आ गया. तो AI डालते से सब दिखेंगे, दूसरों के नाम डालने से सिर्फ दूसरे दिखेंगे. सबसे फनी बात बताता हूँ, AI हैज बीन ओवर अब्यूज्ड. हाँ, AI अभी ओवर अब्यूज हो गया. हर चीज बोलते AI है. एग्जैक्टली, राइट. इट इज लाइक मेगा पिक्सल वॉर हो गया था जो 2018 में था कि भाई मैं 12 मेगा पिक्सल के बोले 108 वाला लाऊंगा, वो 108 वाला बोलता है मैं 200 वाला लाऊंगा. ट्रू. सो अभी भी AI का वही रेस चल रहा है. बट द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट इज के AI जो बेस फंडामेंटल है वो तो सब गूगल का ही है. उसके ऊपर ही सब लोग मतलब ट्राइंग टू फिगर आउट अ लेयर ऑन इट एंड कस्टमाइजिंग दैट लेयर. सो व्हाइल AI मार्केटिंग जार्गन हो गया, आई अंडरस्टैंड कि वो होगा, तो आई थिंक वी हैव टू फिगर आउट द SEO एंड SEM वेज टू मेक श्योर दैट प्रॉब्ली पीपल गेट अवेयर एंड नो. और एक बार ये डिवाइसेस हाथ में जाने चालू हो गए, देन इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ. हाँ, कि विच इज 5,000 में किलर फोन मिल गया तो फिर अपने आप लोग ढूंढते हुए आ जाएंगे. दैट इज व्हाट यू थिंक. दैट इज व्हाट यू थिंक. इंटरेस्टिंग. एंड देन नोवा क्यों रखा? सो देयर आर टू सीरीज, वन इज नोवा एंड वन इज पल्स. हाँ, पल्स और नोवा क्यों? I think अगेन वेरी पॉपुलर है. पल्स कैंडी आती है. okay. ये तो लग भी रही है. Why? The designs selection is I think it's a very, I would say, मतलब डिज़ाइन हमने जो चूज़ किया है इज़ वेरी कनेक्टिंग टू द यूथ. सारे कलर्स जो हमने चूज़ किए हैं वो सारे यूथफुल कलर्स हैं. एंड डेमोक्रेटाइजिंग हार्डवेयर वाज माय इंटेंट फ्रॉम डे वन. I like the colors. Yeah, democratizing hardware was my first day intent, and focusing on building software as a company and as a revenue over a period of वो time. आपका फोकस है. वो नोवा फोकस है. पल्स एंड नोवा एक 2 सीरीज है. इसमें और भी आगे. बट नेम नोवा ही क्यों, पल्स ही क्यों? कुछ भी रख सकते थे. आई थिंक इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी डिपस्टिक किया था. एंड प्राउडली इसमें मैं आपको बताऊंगा तो इसमें फ्लिपकार्ट का काफ़ी अच्छा इनपुट आया था. वेयर फ्लिपकार्ट हैड दैट डेटा where they particularly figured out after the deep stick research, which is the field ground report research, जिससे उन्होंने किया था कि these are the names which can be more popular. इंटरेस्टिंग. एक मोबाइल फ़ोन बनता कैसे? उसमें कहाँ पैसे जाते हैं? ब्रेक इट डाउन. फर्स्ट फ़ोन डिज़ाइन होता है. डिज़ाइन में आप सबको डिज़ाइन करते हो कि फ़ोन में डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फ़ोन का कलर्स डिज़ाइन करना, फ़ोन का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, टूलिंग किट्स डिज़ाइन करना, इसका फंक्शनिंग कौन से प्रोसेसर के साथ कैसे होगा वो सब कुछ डिज़ाइन करना, कि कौन से फंक्शन के साथ कैसे हम लोग इसको चीपर ला सकते हैं. सेकेंड स्टेज उसका नेगोशिएशन आता है उसके वेंडर्स के साथ का. ठीक है. थर्ड इसके अंदर जो सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेमोरी होती है. अगर मैं 5 बड़े कंपोनेंट्स अगर मैं बात करूँ तो एक मेमोरी कॉस्ट होती है, कैमरा, चिपसेट, डिस्प्लेस. ओके, दिस आर द 4 बिगेस्ट कॉस्ट. रेस्ट 5 वुड बी ऑल पुट टुगेदर. बट ये 4 और 5 मिला के पूरा फ़ोन बनता है. मतलब ये 4 जो कॉस्ट है विच विल कवर अप टू 75% और 80% ऑफ योर कॉस्ट. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द अदर स्मॉलर कंपोनेंट्स. बट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट वुड बी प्रोसेसर, एज आई सेड, प्रोसेसर हो गया, कैमरा हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया, एंड द चिपसेट. दिस आर द 4 बिगेस्ट थिंग्स.
ये एक होने के बाद में वंस यू सी कि दिस डिज़ाइन इज़ फंक्शनिंग विद दिस पर्टिकुलर ऑल द 4-5 आइटम्स एंड ऑल द 5th आइटम्स टुगेदर, तो फिर आप उसका असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हो आप. ओके. You procure the material and then you assemble. And you assemble then, which is currently happening in India for us also. Okay. हम इंडिया में ही उसको assemble और manufacture करवा रहे हैं फिलहाल. And that's how I think this is the entire journey of the phone. Now इसमें fabricators अलग होते हैं, designing वाले अलग होते हैं. तो अगर जैसे हमने components सब जगह से लिया और कंपोनेंट्स लेके हमने जैसे कैमरा एक कंपनी से लिया, चिपसेट एक कंपनी से लिया, हमने डिस्प्ले एक कंपनी से लिया, हमने फिर बाकी सारे कंपोनेंट्स एक कंपनी से लिया और उनको सबको R&D करके हमने डिज़ाइन किया एक फ़ोन. फिर ये सारे फैब्रिकेटर्स आते हैं, फैब्रिकेटर्स फिर वो सारा फैब्रिकेशन करते हैं और फिर वो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे टूलिंग्स और उसके अंदर आते हैं. ठीक है. टूलिंग से आगे फिर वो लोग हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से फिर यहाँ पे असेंबली में आते हैं. दैट्स हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर वर्क्स. ठीक है. एंड फिर एक्सेसरीज एंड स्टफ जो इसके साथ आती है, चार्जर होगा या ईयरफोन होंगे, आई डोंट नो व्हाट. या द चार्जर हो गया या पिन्स हो गया या उनका ये, आई थिंक दैट इज नाउ द इकोसिस्टम इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली. ठीक है. राइट. फिर वो नेक्स्ट इशू एडेड कॉस्ट. दैट्स एन एडेड कॉस्ट टू इट. तो ये चार्जर को इसके साथ भी वो भी एक पार्ट ऑफ डिज़ाइन आ जाता है कि आपका चार्जर को कौन सा चार्जर इसके साथ कंपेटेबल रहेगा, वो प्रोसेसर के साथ कौन सी स्पीड पे कंपेटेबल रहेगा. ठीक है. क्या बैटरी को कितने टाइम पे स्पीड ऑफ चार्जिंग करेगा. सो स्पीड ऑफ चार्ज हो गया, उसमें डिस्चार्ज हो गया, उसके अंदर सारे बैटरी ड्रेन टेस्ट आते हैं. सो देयर आर 1000 टेस्ट इन एवरी सिंगल थिंग. इवन चार्जर के अंदर भी केबल्स के स्ट्रेस टेस्ट आते हैं कि कितने न्यूटन्स में उनको हम लोग उसको फोल्ड कर सकते हैं. So how much pressure we can give it to make sure that probably this charger or these cables are functioning to the right standards. So one thing which I always wanted to say, हार्डवेयर एज अ कमोडिटी कंज्यूमर्स को उनके प्राइस के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि ये सस्ता है तो ख़राब होगा और महंगा है तो अच्छा है. It should be considered as a commodity and make sure that probably, because अगर आपका OS अगर गूगल ही आपको 3-3, 5-5 साल का अपडेट्स दे रहा है एंड एट द सेम टाइम आपको हार्डवेयर का 2-2 साल का वारंटीज़ है, 1-1 साल की वारंटीज़ है, देन यू शुड नॉट बी वरीड बिकॉज हार्डवेयर हैज बिकम अ कमोडिटी एट दैट टाइम. ये समझाया आपने. इसमें कितने मैन्युफैक्चरर्स लगते होंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि एक इंसान सब ये कर देता है, फैब्रिकेशन, असेंबली? नहीं, देयर आर 1000 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स. नहीं फॉर यू, क्योंकि आप हर जगह से खरीदोगे तो वो सब एक ही असेंबली लाइन में हो जाएगा कि 2-3 जगह फोन? असेंबली लाइन पूरा एक ही जगह हो जाएगा. ओके. सो असेंबली इन इंडिया हैपेंस एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, बट द कंपोनेंट्स वाले जो हो गए वो कम से कम अराउंड 280 से 300 अलग अलग कंपोनेंट सप्लायर्स हो गए आपके लिए. बट उनसे आप थोड़ी डील करोगे, तो मैन्युफैक्चरर डील करेगा ना? नहीं, वी बीइंग एन OEM वी विल डील विद द मेजर 4 सप्लायर्स. राइट. आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप अगर आपको उसके अंदर अगर आपको R&D करने है तो आप नहीं करोगे, आप सिर्फ डिज़ाइन करके वो कंपोनेंट्स वाले को दे दोगे कि भाई आप बना के मुझे दे दो. दैट्स हाउ इट इज. बट आप क्योंकि कर रहे हो तो इसलिए यू आर इन्वॉल्वड इन द वी हैव प्रोसेस. ओके. अगर 100 रुपये का फ़ोन बनता है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, 100 रुपये का बनता है, तो कितने रुपए किस में लगते हैं? कंपोनेंट्स कितने रुपए का होगा, कैमरा और ये बाहर की चीज़ें कितने रुपए की होगी, चार्जर वगैरह कितने का होगा, डिज़ाइन कलर कितने का होगा? सबसे महंगी इसमें डिस्प्लेस होते हैं और सबसे महंगे इसके अंदर मेमोरीज होती है. तो 100 रुपये का फ़ोन कितने का डिस्प्ले होगा? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपका चिपसेट जो होता है, चिपसेट 25% के आसपास रहेगा अराउंड, एंड डिपेंड्स ऑन GTM प्राइसिंग ऑल्सो, बट 25% के आसपास आपका ये चिपसेट रहेगा. आपका जो मेमोरी रहेगी वो अराउंड 12 से 15% के बीच में रहेगी. डिस्प्लेज अराउंड 12 से 15% के आसपास रहेगा. ओके. राइट. सो आई थिंक 50-55% ही हो गया. 50-55% ही हो गया. चार्जर एक्सेसरीज आई थिंक दे आर वेरी चीप. चार्जर अगर आप बात करोगे 1%, 0.5%. चार्जर वुड बी हार्डली 1.5% of the entire product cost, hardly. ठीक है. So it's not that expensive. Cameras? Camera modules are expensive. Camera modules around वो ही जाते हैं कि around would be around 10% of your cost. 10 to 15% of your cost depending on the lenses what you are trying to buy. So this is almost 60-65%. But I would say roughly if you are buying a better camera it would be 75. Okay. So this is something which I would say कि roughly around 70 to 75% these are the major 4 components or 5 components which covers up everything. बाकी सारे जो एंसिलरीज है कि एक कलर है या आउटर बॉडी, ये सब छोटे-छोटे टूलिंग्स है, वो सब चीज ये कितने % होती होंगी? बाकी का 20%. ओके. सब छोटे-छोटे पकड़. ओके. एंड इन छोटे-छोटे में सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होगा जिसका? आपका बॉडी रहेगा.
तो बॉडी वुड बी 5% और लेस, अराउंड 3 to 5%. Yeah, ओके. that's how it is. सो ये यही है. ये 100 रुपये तो अभी 100 रुपये का फ़ोन बना. सो यही मैं आपको बताऊँगा. अगर आपका चिपसेट 25% है, आपका कैमरा मॉड्यूल आपका 10 से 15% हो गया, या 20% आप पकड़ लो, आपका मेमोरी अराउंड 15 से 20% हो गया. दिस कवर्स अप योर कॉस्ट रफली अराउंड 60-65-70%. एंड देन इफ यू सी अदर कंपोनेंट्स विच इंक्लूडिंग डिस्प्लेस, it will cover up to around 75-80% of your cost of this 4 major components. Rest of the components are छोटे-छोटे. small. ठीक है. अब 100 रुपये का फ़ोन बना, अभी बिकता कितने में? Depends on the strategy of a brand. जैसे अगर आप ऑफलाइन में हो तो आप 100 का 170 करोगे, 180 करोगे, या 100 का 200 करोगे. मैं कंपिटिटिव ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, तो सारी compete करती हैं. लेट्स से एप्पल और वो फैंसी सैमसंग, दे वुड 100 रुपये की चीज़ 1000 में बेचेंगे probably. I don't know what's the cost is, right? See, I would say there was a very simple thing which my college professor told me once. कि strategy कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती, हम लोग strategy को compliment करते हैं. ये सिर्फ willingness to buy और willingness to pay होता है कंज्यूमर का. इसके जो डिफरेंस होता है ना, यही आपका प्रॉफिट है. जो आप ब्रांड बना लोगे, क्योंकि एप्पल का विलिंगनेस टू पे इज हाई, ट्रू, सो वो उनका प्रॉफिट है. आपका जितना कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे हाई होगा, दैट इज योर प्रॉफिट. विलिंगनेस टू सेल मतलब आपके सप्लायर्स आपको क्या प्राइस में आपको बेचना चाहते हैं, इंक्लूडिंग योर मैन पावर, व्हाई दे वांट टू वर्क फॉर यू. तो वो आपके लिए वो ज़्यादा कम हो गया, तो आपका वैल्यू चेन और सस्ता हो गया, और आपका विलिंगनेस टू कंज्यूमर्स आपका ज़्यादा हो गया to pay. So which is your profitability? Yeah. That is how the difference is. So सारे brand का होता सेम ही है, but it's all about consumers' willingness to pay for a particular brand. वो उनके लिए प्रॉफिट है. Fair. Right. But on an average competing brands कितने में बेचती होंगी 100 रुपये का चीज़? 150 रुपये, 170, 200 रुपये, 250 रुपये. Currently at this market is going at 100 cost, which is 200 because of the GTM expenditures what they are trying to do. तो अब ये 100 रुपये GTM expenditure, break it down for me. इसमें first of all retailers margins आ जाते हैं, which would be roughly around 8 to 10% हो जाते हैं. ठीक है. Then there would be scheme components which would be another 10 or 15%. Then there would be another OPEX cost which would be putting up the manpower in the shops and everything, which would be another 10 or 15%. ठीक है. At the same 40% कर दिया कवर. 50 हो गया रफली. अगर आप समझिए कि आपका 10% फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन हो गया, आपका 10% से 15% सेल स्कीम हो गए आपके. ओके. विच इज अराउंड 25%. कि 30 मोबाइल बेचो तो तुम्हें ये मिलेगा, 15 बेचो तो ये मिलेगा. These are the type of the schemes. Brands always keep 10% for EOL. EOL मतलब हम लोग एंड ऑफ लाइफ डील्स बोलते हैं उसको. एंड ऑफ लाइफ के लिए आपको हमेशा प्राइसिंग के लिए कुशन रखना पड़ता है. तो 10% वहाँ रखते हैं. हाँ, तो 10% वहाँ पे रखते हैं रफली. तो अराउंड 35% वहाँ पे हो गया. एंड ऑफ लाइफ मतलब कि ये फ़ोन, अगर आपका समझ लीजिए नया जनरेशन आ रहा है, तो आपका पुराने जनरेशन को आपको खाली करना रहेगा. समझ आपका AI+ का फर्स्ट जनरेशन आ रहा है, तो मैं सेकंड जनरेशन को लाने वाला हूँ, तो मुझे फर्स्ट जनरेशन को फ्लश आउट करना पड़ेगा मार्केट से, सेल आउट करना पड़ेगा फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो मुझे उसको फ्लश आउट करने के लिए मैं कुछ मार्जिन रखूँगा. That is what it is. ठीक है. That's EOL. That's an EOL, right? Which is end of life deals. ठीक है. So वो end of life के लिए भी हम लोग 10% का cushion रखते हैं. ये 60 हो गया. ये 60 हो गया. And apart from that, if you see, then there would be distribution margins. अभी लेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है. दैट वुड बी रफली अराउंड 10%. अगर 2 लेयर डिस्ट्रीब्यूशन है तो अराउंड 7 to 10% के बीच में वो अलग से चला जाता है. ओके. तो ये 17% डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चल जाएगी. नहीं, टोटल मिला के. अच्छा, टोटल मिला के. तो किसी को 4 दोगे, किसी को 6 दोगे, किसी को 2 दोगे. अगर छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर है तो उसको 2 दे दिया आपने. गॉट इट. बड़े वाले को 4 दे दिया, स्टेट वाले को 4 दिया, जोनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को. C&F डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन the layers, all the layers will be covered in 10%. अच्छा, सारी लेयर हो जाएगी. एंड देन रिटेलर वुड बी 10% अनदर. तो 20% आपका डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स हो जाता है. दैट्स हाउ. तो 20% अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, 10% EOL के लिए आप रखोगे 30%, और 10-15% आप स्कीम्स के लिए रखोगे फॉर सेल आउट स्कीम्स के लिए, विच इज अराउंड 45-50%. देन प्रॉब्ली यू विल कीप फॉर, लाइक आई सेड, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन आई हैव ऑलरेडी सेड दैट अराउंड 10%, right, which would be around 60%. अब मार्केटिंग कॉस्ट इस पे? तो मार्केटिंग कॉस्ट would be around 10 to 12%. समझ डिपेंड्स. कोई ब्रांड 7 से 10 के बीच में रखते हैं. इफ यू एन ऑफलाइन ब्रांड तो नॉर्मली 7 से 10% आपका मार्केटिंग कॉस्ट आ जाता है. डिपेंड्स. अगर आपका वॉल्यूम हाई है तो ये परसेंटेज छोटा होता जाता है. ऑब्वियसली, राइट. सो अगर आप 20,000 करोड़ का धंधा कर रहे हो, तो अगर आपके लिए, अगर आपको तो भी 1,000 करोड़ का धंधा करना है तो 5% हो गया आपका.
मार्केटिंग कॉस्ट. सो मार्केटिंग कॉस्ट अगर 1000 करोड़ वैल्यू बड़ा दिखेगा पर वो 5% कंपनी के P&L पे हिट आता है बचा है. सो विच वुड बी रफली हेंस द स्केल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो अगर आप बड़ा धंधा करते तो मार्केटिंग पुल ऐसे ही ऑटोमेटिकली बन जाता है. सो विच वुड बी रफली अराउंड से फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 7 और 10%. ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रमोटर कॉस्ट एंड एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू से. तो ये 70-80% तक रफली आता है. 75-80% एंड द 20-25% इज देयर मार्जिन्स. It's a profit margin. Profit margins, yeah. Gross profit. It's a net profit you can say. क्यों component cost कहाँ से निकाली? Component तो मैंने 100 रुपए में पहले ही कवर कर लिया ना. अच्छा 200 रुपए वो बोल रहे हो. 200 रुपए फोन कॉक्स के ऊपर ही हमने 100 रुपए कॉक्स के ऊपर ही हमने किया ना सर. ठीक है. कॉक्स के ऊपर अगर मैंने 70 का. हाँ तो दिस इज नेट विच विल गो. बट नेट भी नहीं होगा क्योंकि आई थिंक इसमें एडमिन कॉस्ट अभी ऐड होगी. सर वो हार्डली आधा % आता है. अगर आपका एडमिन कितना जाएगा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कॉस्ट वगैरह सब ये सब आधा % से भी कम. आधा 1% से ज़्यादा नहीं जाता. तो मोस्टली ये नेट प्रॉफिट 20% 25% का 20 से 25% का नेट जाता है वैसे. अब जैसे बिगिनिंग में तो आपके पास कोई सेल्स नहीं है तो मार्केटिंग पे कितना स्पेंड करते? See, that is the reason here again the partnership comes into picture. मैं तो फिर फ्री में करूँगा धंधा. फ्री में नहीं करूँगा, but yes, I think the tables have turned from 2018, right? But yes, it is not about being free. It is about now I have to figure out the solutions, and while their supports are extremely detrimental के वो है, but at the same time we have to figure out the ways of doing these things. Okay. Interesting. Now मैं एक कस्टमर हूँ, मेरी कैपेसिटी है 5,000 रुपये की फ़ोन ख़रीदने की. बहुत ही बेस लेवल. मुझे आपके कुछ जार्गन समझ नहीं आते और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कुछ भी बोलो. कौन सी कंपनी मुझे इंडियन कंपनी दे रही है, चाइनीज़ कंपनी दे रही है, जापानीज़ कंपनी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे 5,000 फ़ोन में 5,000 रुपये में बढ़िया फ़ोन चाहिए. मुझे क्या समझाओगे आप? क्या बोलोगे कि मैं आपका फ़ोन क्यों लूँ? इसके लिए टेक्नोलॉजी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. वो इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, कंज्यूमर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वो जो प्राइस पॉइंट पे जो स्पेक्स दे रहे हो उनको क्या चाहिए, जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि एक ड्यूरेबल फ़ोन चाहिए जो कभी हैंग नहीं होना चाहिए, और उनको वो साथ में पीस ऑफ माइंड चाहिए. तो अगर आप हाईएस्ट और लेटेस्ट स्पेक्स देते हो विच मीन्स कि अगर आज के दिन में अगर आप एंड्रॉयड 15 इन द बॉक्स दे रहे हो विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम डे 1, जो ये प्राइस पॉइंट पे कोई भी देता नहीं है. पॉइंट नंबर 2, अगर आप हाई रैम रोम देते हो जिसकी वजह से आपका फ़ोन कभी हैंग होता नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर्स को ये एक्सप्लेन करने से ज़्यादा अगर आप पहले एज अ ब्रांड अगर आप पहले से हाई रैम और रोम दे दोगे तो उनका फ़ोन कभी हैंग ही नहीं होगा. आप 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे दोगे, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 50 मेगापिक्सल कैमरा इसका, राइट, विच इज़ फाइन ट्यून विद द हार्डवेयर. तो 50 मेगापिक्सल कैमरा दे दोगे तो उनके लिए जो सोशल लाइफ है उनका वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा. आप कंज्यूमर के सारे पेन पॉइंट्स को अगर आप टच करते हो तो 5000 mAh की बैटरी दे दोगे एंड विद अ बेटर बैटरी लाइफ फॉर मोर देन 7 days, तो आपके लिए वो चीज़ उनके लिए कभी भी स्विच ओवर करने के लिए कभी भी तकलीफ नहीं होगी. उनके 3-4 बड़े पेन पॉइंट्स होते हैं कि एक, मैं सेल्फी अच्छा ले सकूँ, एक मेरा फोटोग्राफ्स अच्छे आए, सेकंड होता है कि मेरी बैटरी लाइफ अच्छी चले, थर्ड है कि फ़ोन कभी हैंग नहीं होना चाहिए. दिस आर द बेसिकली कंज्यूमर पेन पॉइंट्स बिलो 10,000 रुपीज़. अबव 10,000 उनको आ जाएगा कि बेसिकली मुझे एक गेमिंग फ़ोन चाहिए जो मैं सारे 120 FPS पे गेम खेल सकूँ, वैसे सारे गेमिंग फ़ोन चाहिए. अबाउट 25,000 ये आ जाएगा कि सर मैं कैसे उसको एक लाइफस्टाइल फ़ोन बना सकूँ. अबाउट 25,000 इंडिया में लाइफस्टाइल हो गया, बिकॉज 15,000 एंड बिलो आर 70% ऑफ द इंडिया मार्केट, एंड 15,000 एंड अबव इज जस्ट रेस्ट 30%, राइट. एंड उसी 30% में देयर आर लार्ज ब्रांड्स नाउ. देयर आर लार्ज. लोग अपनी बजट से बाहर फ़ोन क्यों खरीदते हैं EMI पे? 2 रीज़न से. एक, फ़ोन आपके लिए स्टेटस सिंबल हो गया है आपके लिए मोर देन. अगर मैं किसी आईफोन यूज़र को पूछूंगा कितना मेगापिक्सल कैमरा है, किसी को नहीं पता ही नहीं. बट इट इज़ बिकम अ लाइफस्टाइल शो कॉज कि आप एक चीज़ अफोर्ड कर पाते हो. इट हैज़ बिकम अ थिंग फॉर यू टू हैव, नॉट एज अ यूटिलिटी. तो बहुत लोगों को अभी यूटिलिटी की भी ज़रूरत है, और अबाउट 25,000 इज़ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल देन अ यूटिलिटी. कि आप एक ब्रांड खरीद रहे हो तो अबाउट 25,000 इज ऑलवेज अ ब्रांड. सब बस जिसकी जितना बजट है, जितनी EMI अफोर्ड कर सकते हैं लोग वो ले रहे. एंड डू यू थिंक इट्स राइट टू बाय फोन ऑन EMI जस्ट फॉर स्टेटस? आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन डेज इन वर्तू फोन आता था पहले, आई रिमेंबर, राइट. वो जो वर्तू फोन आते थे इंडिया में हार्डली किसी बिकते थे. मैंने देखा हुआ लोग सिर्फ एक मीटिंग के लिए खरीदते थे दिखाने के लिए. कितने रुपए का फ़ोन आते थे? वो 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन आता था वर्तू.
और कुछ भी नहीं होता ना, डब्बा फ़ोन था वो। इट्स अ बार फोन, दैट्स इट, इट्स अ बेसिक बार फोन था एंड कुछ नहीं था उसमें, बट पीपल यूज्ड टू बाय बिकॉज इट वाज अ स्टेटस सिंबल। आप मीटिंग में जाके रख रहे हो, इट वाज अ स्टेटस सिंबल, सो इट इज़ मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल। सो एनीथिंग अबाउट 25,000, मैं एक बोलता हूँ कि लोग सिर्फ ब्रांड खरीद रहे हैं एज अ स्टेटस सिंबल, एज नॉट एज अ यूटिलिटी। लॉट ऑफ पीपल थिंक क्या महंगा है तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा है कि नहीं है वो पता नहीं है, पर अच्छा ही होगा। बट कुछ तो फीचर्स होते ही होंगे महंगे वालों में, कुछ तो बेटर होता ही होगा, तभी इतना महंगा बिक रहा है। 100% देयर आर चिपसेट्स, बट आप 80% ऑफ द फोन्स आप किसके लिए यूज़ करते हो? अगर आप देखोगे हमारे पास वो डेटा है, योर 75% to 80% ऑफ द फोन्स आर ऑन कॉल्स, मैसेजेस एंड सम ऑफ द कैमरा एप्स, दैट्स इट। तो आपका मैसेजिंग और कॉल्स में ही आपका मेजॉरिटी यूटिलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर हैविंग मोर देन 25,000 30,000 रुपीज़ फ़ोन, उनके पास गेमिंग खेलने का टाइम नहीं है। दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या तो बिजनेसमैन हो गए, सो या वेरी फ्यू कॉलेजेट्स हो गए, बट उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो लोग जाके गेम खेलेंगे। तो उनके लिए मेजर यूटिलिटी क्या है, विच इज़ कॉल्स एंड मैसेजेस। और कॉल्स और मैसेजेस के लिए आपको इतना हाई एंड चिपसेट की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज़ द पॉइंट? एंड इट्स ऑल स्टेटस ड्रिवन मार्केट, और जो बिलो 25,000 है वो यूटिलिटी ड्रिवन मार्केट है। तो आप जो फ़ोन बेच रहे हो उसमें लोगों को सिर्फ ये जानना है कि हैंग तो नहीं होगा, कैमरा अच्छा है, और मेरे को बैटरी लाइफ अच्छी, और मेरा फ़ोन बढ़िया चलते रहे, और वो वारंटी और सर्विस मिलती रहे, बस दिस इज द बेसिक चीज़ जो मुझे चाहिए। दिस इज फॉर एवरी कंज्यूमर, बट दिस इज द बेस फॉर एवरी कंज्यूमर। इवन अ पर्सन जो 30,000 का फ़ोन जो बाय करता है उसके लिए भी यही चाहिए, एक्चुअली यही चाहिए। ये तो बेस लेवल है, ये कंसीडर करके जाऊंगा मैं कि इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। That's how it is. It's a base. Tell me a dirty tactic जो बड़ी कंपनीज यूज़ करती है छोटी ब्रांड्स को किल करने के लिए, इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनीज करती है जो इंडियन ब्रांड्स को किल करने के लिए। नॉट ओनली इंडियन ब्रांड्स, वो लोग किसी भी कंपीटिंग ब्रांड्स को करेंगे। क्या ऐसा नहीं है कि वो लोग इंडियन ही करेगा, चाइनीज़ को भी कर सकता है। सो टारगेटिंग वन इज़, आज के दिन में परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गया है, जो टारगेटिंग हो सकता है, रीटारगेटिंग हो सकता है। मैं आपके डिवाइस के एज के साथ आपको बता दूंगा कि आप कौन सा यूज़र हो, कितनी बैटरी लाइफ है, कितने बैटरी साइकिल्स है आपके पास। सो एज अ ब्रांड आई वुड नो एवरीथिंग, राइट? इफ आई हैव द डेटा आई कैन टारगेट यू। अगर मुझे पता है कि आपके पास बैटरी साइकिल्स अभी कितनी बची हुई है, चार्जिंग साइकिल्स कितनी बची हुई है, आपके पास अभी कैमरा का कितना आउटपुट आ रहा है, आपका रैम रोम का परफॉर्मेंस क्या है, और आपकी डिवाइस की एज कितनी हो गई है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल डिवाइस रिप्लेसमेंट एज अभी 18 से 36 मंथ्स के बीच में है। ओके, सो इट हैज़ इंक्रीज बिकॉज के ओएस अभी अपडेट्स अभी ज़्यादा आते हैं, तो 24 मंथ से 36 मंथ्स का रिप्लेसमेंट साइकिल इंडिया में आ गया है, विच मीन्स कि कोई भी अगर आदमी एक फ़ोन लेता है तो अगला बात जो नेक्स्ट फ़ोन है वो 24 महीने के बाद लेगा। ठीक है। सो द कॉम्पिटिशन वॉच आप जो बता रहे हो वो रीटारगेटिंग आ जाते हैं, तो 24 महीने बाद आपके यूज़र को रीटारगेट्स कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव, मान लो मेरे पास एक्स कंपनी का फ़ोन है, वाई कंपनी को कैसे पता कि मेरे फ़ोन कितनी बची हुई है? आपके पास आज के दिन में तो सारे एनालिटिक्स है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। आपकी एज ऑफ डिवाइसेस, आपकी बैटरी हेल्थ, आपके सारे टेलीमेटिक्स, जो परफॉर्मेंस जो भी है, आपका ऐप यूसेज डेटा, सब चीज़ सबके पास होती है, तो उनके रीटारगेटिंग करना इजी हो जाता है। ओके, सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकंड वे है कि आप जहाँ से आप खरीदते हो, पॉइंट ऑफ सेल्स से फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट ऑफ सेल है या मेरा पॉइंट ऑफ परचेज है फ्लिपकार्ट या अमेजोन है, तो उनके पास डेटाज रहते हैं कि कितने डिवाइसेस कौन से साल में किसने कौन से ब्रांड से खरीदे थे, कौन से रीटारगेटिंग्स हो गए। दैट इज़ अनदर वे कि मतलब दे कैन डू इंटरनली, दे हैव देयर ओन डेटाबेस which they can use it because it is bought from them, so they can use it. तो ये second way हो जाता है. That is, I think this has become one of the most important tool feature कि भाई आप रीटारगेट करके कैसे आप उनको कंज्यूमर्स को ले सकते हैं। जैसे I'll give you an example, तो मैं कंज्यूमर गुड्स किया है, तो कंज्यूमर गुड्स में फास्ट मूविंग FMCG में वहाँ पे बड़ी ब्रांड्स कैसे किल करती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में क्या करती है, जो बड़े रिटेलर्स होते हैं वहाँ पे आपको शेल्फ स्पेस नहीं लेने देती, राइट? तो अगर आप, मेरी एक्स कंपनी है, मैं जाके देता हूँ, तो बड़ी कंपनी क्योंकि उनके 50 और प्रोडक्ट्स आते हैं, वो रिटेलर को बोलती है कि भाई इसको अगर लगा रखा तो 50 चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी, वो आपको बाहर कर देते हैं, तो आपको कभी शेल्फ पे स्पेस ही नहीं मिलती, राइट? सो दैट इज़ वन वे दे डोमिनेट। सेकेंड वे है ऑनलाइन, जो आपने जैसे बताया कि डील ऑफ द डे और ये सब जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन, उस टाइम पे आई डोंट नो हाउ वो
उनको पता होता है कि हम किस प्राइस पॉइंट में क्या ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारी डील से बेटर डील्स आती हैं, वो हमको थ्रैश कर देते हैं डायनेमिकली। हर बार अगर आप कुछ 500 रुपये की चीज़ बेच रहे हो, वो सेम चीज़ का सबसे बेटर ऑफर 300 में कर देंगे, क्योंकि उनकी पॉकेट बड़ी है कि आपको ख़त्म कर दो, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। सो प्राइस वॉर, ये 2 वेज से आप छोटी ब्रांड्स टिक ही नहीं पाती, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड बर्न कैपिटल होता है। बर्न ही करते जाओ, कब तक ये खड़ा रहेगा। यस, दैट्स वन ऑफ द वे, बट आई थिंक उनसे भी ज़्यादा वो मोर देन द कॉम्पिटिशन, उनको अपना भी सर्वाइवल चाहिए। द वे आई लुक एट इट कि इट्स अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अग्रीड। कि मैं सिर्फ इसको कंपटीशन नहीं मानता हूँ, उनको भी ज़रूरत है सेल्स बढ़ाने की। सबके हर साल के टारगेट्स बढ़ते ही जाते हैं। ट्रू। तो अगर हर साल के टारगेट्स बढ़ेंगे तो किसी ना किसी का तो सेल आपको खाना ही पड़ेगा। सो आई डोंट सी दैट एज अ डर्टी टैक्टिक्स, बट आई सी दैट इज समथिंग विच दे वांट टू डू टू मेक श्योर कि उन्हें अपने टारगेट्स और अपने KPIs अचीव करे हुए। मान लो अगर कैपिटल वाज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई ना कोई इंसान है वो बड़ा पैसा डालने के लिए रेडी है, एंड बड़ा भी आई वुड नॉट गो टू 70,000 करोड़, बिकॉज देन वो प्रॉब्ली कॉन्वर्सेशंस अलग लेवल पे कर रहे होंगे। 50 करोड़ 25 करोड़ ये वाली आप बोल रहे हो 1 to 50 करोड़, वो किसी आपके जैसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर के साथ या स्मार्टफोन ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बना सकते। कर सकते हैं, डेफिनेटली। आरंट देयर अपॉर्चुनिटी समथिंग लाइक दैट? 100% there is, right? Why not? Buying a stake in the company, be a part of it. I think it is always advisable, because इंडिया में एक भी स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है। अगर इंडिया में स्मार्टफोन ब्रांड का इकोसिस्टम बनता है एंड somebody wants to be a part of it, it's something is going to be next big story. सबसे बड़ी स्टोरी होगी आगे इंडिया में अगले 5 साल के अंदर, अगर इंडिया से कोई स्मार्टफोन ब्रांड ग्लोबली स्केल कर पा रहा है तो। बिकॉज अभी तक एक भी ब्रांड लास्ट 10 साल में अभी एक भी ब्रांड नहीं आया अभी तक। Right. चलो, ऑल द बेस्ट, यू शुड बी द वन। Try doing it. With AI Plus and next Quantum OS, that's what I want to do. Yes. I hope you should be able to do it. All the best, sir. जब 90 कंट्रीज में एक्सपैंड कर लोगे फिर हम वापस बैठेंगे। Forget 90. When you expand it to, I don't know, give me let's give it a goal to each other. 15 countries, and we'll sit down. We'll have a conversation again. Done. 15 countries के बाद we'll probably meet somewhere and we'll have a conversation कि कहाँ पे पहुँचा। हम लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में ही। So all the best. I hope कि जो नंबर आपने बोला वो नंबर अचीव हो जाए, ज़्यादा ही हो जाए। And let me know if we could be of any help. It was pleasure having you. Thank you so much. Likewise. Thank you very much. You have office puja today. हाँ, Congratulations. Sir. thank you sir. Lovely office. Huh? Thank you. Call me sir, please. Madhav. I just called everybody sir. Even in my team I call. Call me Madhav. More comfortable, right? Can I eat like मैंने breakfast नहीं किया तो just 2 minutes I'll just eat and do you work out? Yeah, I do. Are you one of those healthy eaters or you're like fuck it? No. I only work out for junk. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.